अटेम्प्ट्स में भी एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमी और साइंस में मैम कीवर्ड होते हैं जो हमको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसमें मैम हम हिंदी में उसको लिखें या कीवर्ड जो है मैम इंग्लिश में लिख सकते हैं? करंट अफेयर्स का और न्यूज़पेपर का इस तैयारी में कितना योगदान है? तो जो सर क्लास में सिखाते हैं कि आप कैसे बौद्धिक जुगाली करके एक चीज़ को दूसरी चीज़ में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आपको जीएस में भी बहुत हेल्प करेगा। मेरा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था, मुझे जहांगीर अकबर में भी कंफ्यूजन होता था कि मेरे को रैंक दिलाने में हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत एक सहयोग रहा। पूछते हुए आए और घर पर आके बड़ी पीटे तुमसे, तो ऐसा डायग्राम भी मत बनाओ भाई, डायग्राम के लिए डायग्राम मत बनाओ। तो मैं स्टूडेंट्स, अब आज मैं आपको हिंदी माध्यम के टॉपर अंकिता से मिलवा रहा हूं। पेरेंट्स की तरह टीचर के लिए भी एक गर्व की बात होती है, और मेरे इस प्लेटफॉर्म से मेरा जो भी स्टूडेंट आएगा वो आपको वही बात बताएगा जो उसने हमारे अध्यापन के दरमियान महसूस किया है, क्योंकि हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के बीच एक तार जुड़ जाता है और वो होता है ईमानदारी का तार। ना हम अपने बच्चों को गलत बोलने के लिए कभी प्रोत्साहित करते हैं और ना हमारे स्टूडेंट्स आपको गलत गुमराह कर सकते हैं। अंकिता पर हमें इस बात का गर्व है कि संयोग ऐसा है, हमें तो बाद में पता चला कि हेमंत सती जो 2016 का हमारा स्टूडेंट था जो 88 रैंक हुआ है, उसकी सिस्टर है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली की। और ये बात मुझे पहले पता नहीं था। बाद में जब उस दिन कौल बाग में अंकिता थी और जब इसने मुझे बताया कि इससे पूछा किसी सवाल ने, मैं किया था, पॉडकास्ट ले रहा था मेरा एक स्टाफ, तो उसने पूछा कि अच्छा आपका लाइफ में किस ब्यूरोक्रेट से आप मोटिवेटेड हुए हो, तो इसने हेमंत का नाम बताया कि हेमंत भैया से मोटिवेटेड हुआ हो। तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ, उसी रात संजोग से हेमंत का कॉल आया कि मेरी सिस्टर है वो। तो हमने देखा कितना सुखद संयोग है एक फैमिली में, और उससे इंस्पायर हुई और यह भी प्रॉपर आईएएस बनी। ये बात अपने आप में बड़े गर्व की है और आप लोगों को बड़े बिंदास होकर शेयर करेगी। बहुत ऑनेस्ट है, जो इसने महसूस किया है, जो इसने पढ़ने के दरमियान किया है, वो सब कुछ आपको मिलेंगे, है ना। तो अब आप डायरेक्ट अंकिता के मुख से सुनिए। केवल एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अनावश्यक क्वेश्चन नहीं, जैसे मैं एक इसको लतीफ़ा मानिए सच्चाई। मैं अपनी बच्ची की टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में जाता था, तो उसमें कई पेरेंट्स होते थे जो ये नहीं पूछते थे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कहता है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हमारा बच्चा रोटी नहीं खाता। तो एक गार्जियन थे, वो बहुत लंबे लाइन में खड़े थे, उनको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिल रहा था, और एक मदर बराबर पूछे जा रही थी। अंत में वो बेचारे सरदार जी इतना गुस्सा खा गए, बोले तो क्या अभी आपके बच्चे के मुख में रोटी खिलाएंगे क्या? चलिए लाइन छोड़िए, हम लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। तो उसी तरह से पूछने में, मैडम आप कैसे सोती थी, कितने बजे सोती थी, कितने बजे पढ़ती थी, इतना अंधानुकरण भी नहीं करना चाहिए। हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है। अंकिता खुद भी बताएगी कि इसने भी एक सीमा तक ही किसी को फॉलो किया होगा, एक सीमा से अधिक नकल भी नहीं करनी चाहिए। हर आदमी का अपना रूटीन होता है, किसी को मॉर्निंग में जगने का, किसी के नाइट में, तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। तो मोटे तौर पर जो स्टैंडर्ड सवाल है, प्लीज आप वही सवाल पूछिएगा, है ना। ठीक है अंकिता, जस्ट स्टार्ट। ये माइक वर्किंग है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता कांति है और इस बार 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 137वीं रैंक मैंने हासिल करी है। ये मेरा सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा प्रयास था, और प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, और दूसरे प्रयास में मेरा मेंस और मैं इंटरव्यू के साथ साथ मैंने रैंक हासिल करी है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको बहुत सारे प्रयास इसमें चाहिए। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि आप कम अटेम्प्ट्स में भी एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मेरा स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ एक नॉर्मल सरकारी स्कूल से हुआ है। मैं किसी हाई फाई स्कूल से नहीं हूँ। जैसे कि शायद आप लोग मोस्टली हिंदी मीडियम के यहाँ पे होंगे, तो आप लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए होंगे। तो यही सब अभी नॉर्मल मेरा है। और ग्रेजुएशन मैंने बीएससी से की हुई है। उसके बाद मैंने 2023 में मेरा मास्टर्स फिजिक्स से कंप्लीट किया,
और उसके बाद ये रोचक है कि फिजिक्स से एमएससी होने के बावजूद मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज़ किया था, क्योंकि मेरा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था। और मुझे एक्चुअली मैंने सर को भी ये चीज़ बताई कि मुझे जहांगीर अकबर में भी कन्फ्यूज़न होता था कि कौन किसका फादर है और कौन क्या हायरार्की इसमें है। बट उसके बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल रखूँगी, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री मुझे GS1 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैं ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद मैंने मणिकांत सर से जो है हिस्ट्री की क्लासेस ली, और उसके बाद मेरा जो हिस्ट्री है मैं 287 मेरे मार्क्स आए हुए हैं इस बार हिस्ट्री में। पेपर 1 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वहाँ पे एंजाइटी की वजह से मैंने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। अदरवाइज शायद अगर पेपर 1 थोड़ा अच्छा हुआ होता तो मे बी कि 300 क्रॉस हो जाता। तो यही सब अभी मेरे को बताना याद आ रहा है, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, सॉरी अगर तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना है अभी तो मैं आपके आंसर्स अभी दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच और बौद्धिक जुगाली का इम्पोर्टेंस है ताकि ये समझ पाए। डेफिनेटली देखिए, अब यूपीएससी जो है वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है। आप लोगों ने PYQs देखे होंगे, तो क्वेश्चंस बहुत घुमा करके बहुत एक दूसरे से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप इंटीग्रेट होके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो सर क्लास में सिखाते हैं कि आप कैसे बौद्धिक जुगाली करके एक चीज को दूसरी चीज में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आपको GS में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली कि IR में क्या जापान और रशिया का रिलेशन है वो इतिहास में गड़ा हुआ है कि इतिहास में क्या हुआ था, तो वही सब जो है सब्जेक्ट का मिक्सिंग वो आपको करना पड़ेगा। जो सर क्लास में बताते हैं उसके बाद आपको उसको घर जाके इंटीग्रेट तरीके से कि किस तरीके से आप उसमें अपने तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करें कि क्या इसमें पूछ सकता है। PYQs की बेसिकली हेल्प आपको लेनी होगी कि क्या यूपीएससी मांग रहा है, क्या डिमांड है। तो यही सब है। GS में काफी हेल्प, हिस्ट्री का जो स्ट्रेटेजी है कि आप इंटीग्रेटेड तरीके से कैसी चीजों को सॉल्व करें, वो GS1 में भी आपको हेल्प करेगा और बाकी के जो पेपर्स हैं उनमें भी आपको हेल्प करेगा। तो यही है अभी GS1 का। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, अभी थोड़ा कॉमन हो जाएगा। का आपका मार्क्स बता दो। GS1 में सर एक्चुअली मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाया था, तो मेरे 88 मार्क्स हैं GS1 में, अच्छे नहीं हैं। और हिस्ट्री काफ़ी अच्छा हुआ था, बट वही था कि ज्योग्राफी में मैं ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाई। एक ट्विस्टर करके क्वेश्चन था, वो भी मैंने कुछ ऊटपटांग लिखा हुआ था वहाँ पे, तो उतने अच्छे मार्क्स GS1 में नहीं आए। बट हिस्ट्री मुझे लगता है कि मेरे को रैंक दिलाने में हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत एक सहयोग रहा। 287 मार्क्स हिस्ट्री में, जो कि 300 हो सकते थे, बट मेरी ही गलती, जो एंजाइटी जो हम सब फील करते हैं एग्जाम हॉल में, उसकी वजह से मैंने, क्योंकि मैपिंग में ज़्यादा टाइम ले लिया, 30 मिनट्स मैंने सोचा था कि मैं मैपिंग को दूंगी, लेकिन 40 मिनट्स वहाँ पे चले गया। उसके बाद मैंने हड़बड़ाहट में गलत क्वेश्चन जो मुझे नहीं अटेम्प्ट करना था उसके साथ मुझे पूरा पेपर करना पड़ा। तो 135 मेरे पेपर 1 में है हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो उस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मामला, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो इस वजह से। और कुछ आप लोग अपना प्रश्न अब उठाइए, क्योंकि तब अंकिता विल रिप्लाई द क्वेश्चन। जी मैम जी, गुड मॉर्निंग। आपको पहली चीज तो मैम बहुत बहुत बधाई हो, आपने Thank बहुत you. अच्छा अचीवमेंट किया है और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करती रहें। और मेरा मैम पहला सवाल था कि जैसे जियोग्राफी और इकोनॉमी और साइंस में मैम कीवर्ड होते हैं जो हमको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसमें मैम हम हिंदी में उसको लिखें या कीवर्ड जो है मैम इंग्लिश में लिख सकते हैं? देखिए, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप देवनागरी लिपि में उस चीज़ को लिख लें, और अगर कुछ बहुत वैसा है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट हिंदी में ही आप प्रेफर करें उसको लिखना। कुछ बहुत कॉमन है या 1-2 बार आप पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अब फ्रीक्वेंटली अगर आप लिखेंगे तो शायद वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं उस चीज़ को। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैम कुछ टॉपिक मेंस में आते हैं तो वो हमको डायग्राम नहीं बना पाते वहाँ पे, तो क्या उसके लिए आप क्या कहेंगे मैम, उसको डायग्राम बनाने चाहिए या फिर उसको वैसे ही सॉल्व कर देने चाहिए? एक्चुअली ये क्वेश्चन एथिक्स में बहुत लोग बोलते हैं कि आपको डायग्राम बनाना है, हर क्वेश्चन में, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना चाहिए। अब मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं पेपर में थी तो मैं भूल गई एक्चुअली डायग्राम बनाना। मैं जब 13 to 14 क्वेश्चन में आ गई तब मुझे याद आया कि यार शायद डायग्राम भी बनाने थे, मैंने पीछे कहीं डायग्राम नहीं बनाए और डायग्राम बनाने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी है। उसके बाद मैंने शायद एथिक्स के पेपर में 2-3 डायग्राम बनाए,
जितना रेलेवेंस, जहाँ पे रेलेवेंस नहीं है देखो वहाँ पे आप डायग्राम नहीं बना सकते हो, जबरदस्ती के डायग्राम आप नहीं डाल सकते हो, लेकिन जहाँ पे रेलेवेंस है वहाँ पे आप बेशक जरूर बनाइए। तो मैंने एथिक्स के पेपर में 2-3 डायग्राम लगभग बनाए, जबकि मेरे जो साथ के जिन्होंने मेंस दिया उनका ये कहना था कि उन्होंने 20 के 20 क्वेश्चन में डायग्राम्स बनाए हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने तो 2 ही बनाए। जहाँ पे रिलेवेंस था जबरदस्ती मैंने डायग्राम नहीं बनाए, तो मेरे 113 मार्क्स मुझे एथिक्स में मिले हुए हैं। इसके अलावा GS1 में आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी का पोर्शन आ जाता है। तो देखिए जहाँ पे डिमांड है वहीं पे डायग्राम बनाइए। अगर हर क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाएंगे तो हो सकता है कि मैम 150 शब्दों में क्वेश्चन लिखने होते हैं तो वहाँ पे डायग्राम का काफी महत्व हो जाता है। हाँ। तो जैसे मैम GS1 में वो जो है हिस्ट्री होता है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिलेट करने में टाइम लगता है, फिर उसमें डायग्राम बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे डायग्राम को छोड़ सकते हैं। देखिए वही, अगर डायग्राम आपको लग रहा है कि कोई मैपिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे स्पेशली जैसे ट्विस्टर में पूछा था कि मैक्सिको की खाड़ी में करके, तो वहां पे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम, अगर नहीं डायग्राम के लिए आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मैम मेरा एक उसमें जो है इंटरव्यू का क्वेश्चन है मैम, रुचि में मैम पहले से शुरू से ही रुचि के बारे में लिखना चाहिए या जो मेंस होने के बाद में मैम उसके बारे में लिख सकते हैं या कर लिख सकते हैं, मतलब आप रुचि तैयारी के कर काम। सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई रुचि नहीं होती है, वो सिर्फ पढ़ाई में फोकस करते हैं। अभी आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन सच में मैं बहुत लोगों से ऐसे मिली जिनकी कोई रुचि नहीं है, तो वो सिर्फ अपने फॉर्म को फिल करने के लिए कि जिसमें वो अच्छे कमांड कर सकते हैं, जिसमें वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, उस रुचि को वो लोग लिखते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है कि आप पहले से लिखे बाद में लिखे। अगर आपकी कोई रुचि पहले से है तो ऑब्वियसली आपको वही लिखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो जब आपका रिजल्ट आ जाए कि आपको अभी देना है, कंफर्म है कि आपको इंटरव्यू कॉल आना है, तो आप वहाँ पे रुचियों पे काम कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये चीज। ओके मैम, थैंक यू। जस्ट 1 मिनट बस। मैं अभी अंकिता ने आपके एक प्रश्न का जवाब दिया है, इसी पर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। अंकिता ने बहुत रिमार्केबल बात कही कि जहां डायग्राम की जरूरत है वहीं देना चाहिए। अब एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, तुमने कहा ना कि हिस्ट्री में कोई, उन्होंने क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा था कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया न कि संपत्ति पर, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने डायग्राम बना दिया। मैंने कहा क्या डायग्राम बनाया? एनालिटिकल क्वेश्चन तो तुम्हें डायग्राम क्या बनाया? तो कहा कि मैंने यूरोप का मैप तुरंत खींचा, उस पर फ्रांस को प्लॉट कर दिया। मैंने कहा तो तुम क्या एग्जामिनर को झुंझुना दिखा रहे? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे घर का पता पूछते हुए आए और घर पर आके बड़ी पीटे तुमसे। तो ऐसा डायग्राम भी मत बनाओ भाई, डायग्राम के लिए डायग्राम मत बनाओ। अखबार में नाम पढ़ा था ना, एक आदमी अखबार में नाम के लिए गाड़ी के आगे आके सो गया था। तो उसी तरह से डायग्राम के लिए डायग्राम मत बनाओ। इसने जो सजेशन दिया है वो बहुत बिल्कुल सही है। नमस्ते मैम, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा सवाल जीएस को लेके है कि आपने जीएस की तैयारी स्वयं से की थी और आपने जब तैयारी के दौरान जीएस को कैसे टैकल किया। और मेरा दूसरा सवाल करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को लेके है कि जीए करंट अफेयर्स का और न्यूज़पेपर का इस तैयारी में कितना योगदान है। ठीक है, तो मैं आपके दूसरे प्रश्न का आंसर पहले कर देती हूँ। तो देखिए करंट अफेयर यूपीएससी में काफ़ी रिलेवेंस रखता है, लेकिन उसके हर स्टेजेस में अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मेंस के टाइम पे देखिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो करंट पे ही आपको पूछेगा यूपीएससी। लेकिन वही प्रीलिम्स के टाइम पे मुझे अभी देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं करंट पे ज्यादा फोकस करूंगी तो मेरा स्टैटिक छूटता जाएगा। तो मैंने हर मंथ जो मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की आप ले सकते हैं, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए थे। तो मैं दोबारा से मैगजीन नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैगजीन 150 पेजेस तक जाता था, तो वो पॉसिबल नहीं था। मैंने पहले ही प्रीलिम्स के लिए की हेडिंग डाल के प्रीलिम्स के करंट अफेयर से मैंने हर मंथ 5 से 6 पेज का मैं शॉर्ट बना लेती थी। ज्यादा होता था तो अगर मेंस भी मैंने इंक्लूड किया है तो 15 पेजेस तक जाता था। तो मैंने वही करंट का यूज किया। और करंट का रिलेवेंस प्रीलिम्स में देखो अभी इतना मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अगर आप 30% मानो तो 70% आपका स्टैटिक होना चाहिए, आपकी कमांड स्टैटिक में होनी चाहिए। करंट अगर टफ बनाना होगा तो वो सबके लिए बनाएगा, उसको कोई नहीं कर पाएगा। और जो इजी होगा वो नॉर्मल किसी भी मैगजीन से आप मंथली पढ़ लीजिए, या न्यूज़पेपर। मैंने नहीं न्यूज़पेपर इतना फॉलो किया, क्योंकि एक दो मैं हिंदी माध्यम से थी और न्यूज़पेपर में मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि अच्छे न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वो प्रॉपर अच्छी खासी इंग्लिश में आते हैं। हालांकि मेरी इंग्लिश उतनी खराब नहीं है, बहुत ठीक है,
लेकिन स्टिल मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम मेरा इसमें कंज्यूम हो रहा है, आर्टिकल्स वगैरह या जो भी न्यूज़ वगैरह है। तो मैं कोई भी मंथली मैगजीन आप किसी भी कोचिंग की लीजिए, उससे अपने खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए या उसमें हाईलाइट कर लीजिए अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वो आपको लास्ट मोमेंट में इस तरीके से काम आएगा। बाकी वही है कि इंटरव्यू में भी काफ़ी करंट पूछता है कि अगर आपका डैफ उतना स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली कि वो फिर और इधर उधर के मुद्दों पे आपसे हो सकता है कि प्रश्न पूछे। तो मेंस में मुझे लगता है करंट की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है बजाय कि प्रीलिम्स में। 30% में मानूंगी कि फिर से वही वो सार्वभौमिक सत्य नहीं है, मेरे को जो रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा आपने जीएस के बारे में पूछा कि जीएस की क्या स्ट्रैटेजी थी। देखिए जीएस नॉर्मल है कि आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आपको फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यूज पे होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा और यूपीएससी क्या पूछ रहा है। आपने मान लीजिए आपने एम्प्लॉयमेंट या जो भी टॉपिक्स है वो पढ़े, उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखिए कि क्या प्री में पूछा हुआ है क्या मेंस में पूछा हुआ है और आपने क्या पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि आपने ठीक करा है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे तो दोबारा उस पर अपनी तरफ से रिसर्च कीजिए कि जो आपको कोचिंग में पढ़ाते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लेवल पे भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी कोचिंग बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन यही है कि रिजल्ट उतना हिंदी माध्यम का अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको खुद से भी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो यही है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है, डाउट ये है कि जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे माइंड में एक डाउट रहता है कि मे बी इंग्लिश मीडियम इज़ बेटर। तो अगर हम अपनी प्रिपरेशन से पहले 1-2 महीना अगर इंग्लिश जो है उस पर अपने वर्क कर दें और इंग्लिश मीडियम को चूज़ करें तो क्या वहाँ फ़ायदा नज़र आएगा या इंग्लिश और हिंदी में कोई फ़र्क होता है? जैसे अगर शुरुआत से सारी पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम से करी हो, अगर ऐसा करें 2-3 महीने पूरी हॉनेस्टी से करके दिखाएं तो ऐसा कर सकते हैं? ये देखो, अगर आपने पूरा स्कूलिंग अपना कॉलेज हर चीज आपने हिंदी से किया हुआ है तो उसके बाद अगर आप यूपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम चूजते तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल है ना, आप उस माध्यम में खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप 2 महीने की कोचिंग में आप कितना अच्छा इंग्लिश सीख जाएंगे जो आपने अपने पिछले 15 साल के करियर में हिंदी सीखा है, ऑब्वियसली आप उतना अच्छे से नहीं लिख सकते हो। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि उतने अच्छे से, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं अभी शेयर करना चाहूंगी, मुझे याद आया, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्हें लगा कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। यहीं दिल्ली में उन्होंने कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी इंग्लिश में, जबकि वो हिंदी मीडियम के थे प्रॉपर। और एक टाइम के बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका यही था कि मैंने बहुत बड़ी गलती जो है वो कर दी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में टीचर भी इंग्लिश में बोलता है, लिखाते इंग्लिश में, लेकिन मेरी कमांड उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, जबकि मैंने इंग्लिश, उन्होंने भी वही इंग्लिश थोड़ा सीख किया कि मैं इंग्लिश में करता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत रिग्रेट किया। देखिए रिजल्ट हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्रीलिम्स के स्तर पे बाहर हो जाते हैं सीसेट की वजह से, कि हमारा प्री जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। मेंस लिखने वाले बच्चों में जब मैंने मेंस लिखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी क्लास में एक मैं थी बस हिंदी मीडियम की जो कि मेंस लिख रही थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि हम लोग मेंस में कम पहुंच रहे हैं, प्रीलिम्स में ही हम लोग बाहर हो जाते हैं। थोड़ा कंटेंट का भी इशू रहता है कि इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, हालांकि आप लोगों को तो यहाँ पे भी अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। हमारे यहाँ क्योंकि मैंने देहरादून से प्रॉपर तैयारी करी तो वहाँ पे बहुत इशू था कि कंटेंट नहीं मिल पाता था हिंदी में उतना अच्छा, तो मेरा गूगल ट्रांसलेट में करती थी। अगर मुझे कुछ इंग्लिश में अच्छा लग रहा है तो उसका मैं गूगल ट्रांसलेट करके उस तरीके से करती थी। देखिए अगर हिंदी माध्यम में मेरी 137वीं रैंक आई है तो डेफिनेटली आपकी भी आ सकती है। इसमें मीडियम का आप इतनी चिंता मत कीजिए और जो आपका मीडियम है उसी पे फोकस करके आगे तैयारी कीजिए। A very good morning, ma'am. Congratulations on your great achievement. मैम मेरा प्रश्न ये है कि आज जो हिंदी माध्यम के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है और उसमें सबसे बड़ी बाधा सीसैट की आती है, तो आपने सीसैट को कैसे प्रिपेयर करा विथ जीएस और फिर जो ऑप्शनल पेपर है तो उसमें आपने सीसैट को कैसे लेकर के चला पूरी क्लासेस के दौरान पे? ठीक है, देखिए सीसेट आप अगर आपका प्रीलिम्स नजदीक, आप इस बार दे रहे हो अटेम्प्ट? नहीं मैम, मैं लास्ट ईयर दी थी बट सीसैट नहीं हुआ। सीसैट की वजह से बहुत सारे इश्यूज आने लगे थे, मेरी मैथ्स उतनी सही नहीं थी, तो फिर मैंने इस ईयर का बैक लिया, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करूंगी।
ओके ओके देखिए, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उस टाइम मैं भी सी सेट क्वालिफाई मैंने नहीं किया था, मेरे बहुत बुरे मार्क्स थे सी सेट में। बट मेरी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम थी कि जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो मैंने पैसेज अटेम्प्ट नहीं करे, मुझे किसी ने वहाँ पे गाइड नहीं किया था कि नहीं आपको पैसेज अटेम्प्ट करने चाहिए। अब मेरा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड रहा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मैथ्स टैकल करके हो जाएगा क्वालिफाई, इतना कुछ इशू नहीं है। लेकिन 23 का पेपर आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफ़ी टफ पेपर इस बार उस टाइम पे पूछा था। अब मुझे वहाँ 1.5 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि शायद मेरा ये क्वालिफाई नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने पैसेज अटेम्प्ट करे और मोस्टली जितने मैंने अटेम्प्ट करे वो सारे मैंने गलत कर दिए, तो मेरा नेगेटिव मार्किंग में स्कोर बहुत लो चले गया था। तो उस टाइम मैंने फील किया कि सी सेट रियली एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक हेक्टिक हमारे लिए हो गया है कि इसको तो क्वालिफाई करना है। उसके बाद मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था। देखो मैंने नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस कोई भी टॉपिक वाइज की, ठीक है, अगर कौन नंबर सिस्टम का है तो आप नंबर सिस्टम डालिए, यूपीएससी से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज आते हैं वो सॉल्व करे हुए अच्छे खासे अलग अलग चैनल्स पे मैंने यूट्यूब से ही सी सेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो वहाँ से मैं पर्टिकुलर नंबर सिस्टम है तो उसके नोट्स बनाते हुए उसी पे बेस अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए, पर मेन जो फोकस था वो पीवाईक्यूज पे था। आप लोग भी मेरे हिसाब से पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब जो है 2-3 साल से थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। जो सी सेट पहले 2016 में जो क्वेश्चन आते थे और जो 2023-24 में आ रहे हैं बहुत अंतर है। तो आप 2-3 साल के एग्जाम के फॉर्म मतलब जो पेपर है उनको देखिए कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उस पे बेस प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। चैट जीपीटी की आप लोग हेल्प ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है, हालांकि वो थोड़ा सा आप उसमें क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी बहुत गलत आंसर्स भी दे देता है। तो अगर थोड़ा भी डाउट हो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वही है कि पीवाईक्यूज पे आप अच्छे से फोकस कीजिए कि सी सेट में किस तरीके से हो रहा है। थैंक यू मैम। ओके मैम, जैसे कि प्रीलिम्स हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है मैम। सुनाई दे रहा है। मैम, एक बुक को पढ़ने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि एक एक फैक्ट रटा जाए या फिर एक एक पन्ना रटा जाए। तो मैम जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके पढ़ाते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं तो सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम जिस वे में पढ़ रहे हैं वो ठीक है। तो मैम लेकिन फिर बाद में जब प्रीलिम्स होता है तो फिर हमसे हो नहीं पाता है। तो मैम वो ही बता दीजिए कि बुक को कैसे पढ़ा जाए, कितने बार पढ़ा जाए, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम वगैरह। ओके देखिए, बुक को पढ़ने के कई तरीके होते हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने बुक को पढ़ने से अच्छा मैंने उसके नोट्स निकाल लिए थे। मैं बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि बुक जो बहुत इतनी मोटी लक्ष्मीकांत है आप उसको प्रीलिम से पहले नहीं कवर कर सकते हो। मतलब मैं तो नहीं कर पा रही थी, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था। अब बैकग्राउंड में मैं 3-4 साल से मैंने तैयारी करी, तो मैं डेडिकेटेडली बुक से ही पढ़ती थी। लेकिन जब प्रीलिम्स मेरा नज़दीक था तो मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया पॉलिटी पढ़ना। तो फर्स्ट राउंड में मैंने पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स निकाल लिए थे कि मैं इसको लिख के अब बाद के जो मैं रिवीजन करूंगी तो मैं वो शॉर्ट नोट से पढ़ूंगी। और बार बार मैंने लगभग प्रीलिम्स से पहले 5 बार रिवाइज किया है। दिसंबर से मैं बता रही हूँ, जब मैंने प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कर दिया था, दिसंबर से लेके जून में हमारा एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम तक मैंने 5 बार पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। फर्स्ट राउंड में मैंने ज्यादा टाइम लिया था, लक्ष्मीकांत पे ही आई थॉट मैंने 10 दिन लगभग लगाए थे। और ये 10 दिन इसलिए क्योंकि मैं बैकग्राउंड में बहुत बार पढ़ा हुआ था। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप 10 दिन में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हो। मैंने क्योंकि इतने साल लक्ष्मीकांत को दिए हुए थे तो प्रीलिम्स से पहले मेरे को इतना बड़ा हेक्टिक नहीं हुआ। मैंने 10 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसके नोट्स शॉर्ट नोट्स जो मैंने तैयार कर लिए थे प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेडली, और हर सब्जेक्ट के मैंने ऐसे ही किया। तो वो मुझे प्रीलिम्स में बहुत हेल्प किया कि मैं लास्ट मोमेंट पे मुझे पूरी किताब नहीं छाननी है। अगर कोई टॉपिक मेरा वीक है तो मैं डायरेक्ट जाके कि इस टॉपिक में क्या क्या है, मैं उस तरीके से शॉर्ट नोट्स और रिवीजन और पीवाईक्यू यही मैंने से फॉलो किया। बाकी अलग कुछ नहीं किया, कोई भी कुछ अलग नहीं कर रहा है, सब सेम कर रहे हैं। तो आपको इतना अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम, आप वो बुक को कैसे पढ़ते थे, मतलब कि किस वे में पढ़ते थे, आप कैसे उसको ऑब्जर्व करते थे, मैं वो जानना चाहती हूँ। ओके देखो, अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यूज देखिए। वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के आप एक साथ देखिए कि ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रही हूँ तो क्या यूपीएससी की डिमांड है, क्या वो प्रीलिम्स में पूछ रहा है और क्या मेंस में पूछ रहा है। तो आप उस तरीके से अपनी अप्रोच लेके तब आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर को पढ़ना कि अगर किसी पर्टिकुलर राइट्स पे ज्यादा फोकस है या कोई एरिया बार बार पूछ रहा है तो आप उस पीवाईक्यूज की हेल्प से आप अपनी अप्रोच बनाइए, तब उसको पढ़िए, बजाय कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट ऑब्वियसली यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, तो आपको उस पर कम फोकस करना चाहिए और उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो पीवाईक्यूज हमें बताते हैं। तो पीवाईक्यूज की हेल्प आप लीजिए बुक को रीडिंग करने के लिए, कैसे आपको बुक रीडिंग करनी है। मैम, आंसर राइटिंग पूरा सिलेबस होने के बाद स्टार्ट करना चाहिए या जब
पढ़ते रहो तभी स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना होता है। कोई किसी को आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से करना सही लगता है क्योंकि उसको लगता है कि उतने अच्छा आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं। कोई कोई लास्ट में लिखता है। मैंने 2-3 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था। मैं 2-3 दिन में एक आंसर लिखती थी, बाद में मेरा वो भी मन नहीं करता था कि नहीं रहने दो, कल करेंगे। कल जो सबकी अप्रोच रहती है वो मेरा कुछ अलग नहीं है, आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होता होगा। तो मैंने ढंग से जो बिल्कुल आप फोकस होके जो मेंस की तैयारी करी थी वो तभी करा था जब मेरा रिजल्ट आ गया था और मुझे पता था कि अब मैंने मेंस लिखना है। और मुझे लगता है जब तक आपका मेंस सर पे नहीं होगा तब तक आप उतनी अच्छी मेंस की तैयारी कर भी नहीं सकते। हालांकि आपको करना चाहिए, वो हेल्प करता है, ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा। मैंने पहले आंसर्स लिखे थे बट उतने अच्छे से नहीं लिखे थे और ना उनको क्रॉस चेक किया था, बस अपने मन की शांति के लिए मैं लिख देती थी और ठीक लग रहा है, ओके है, इस टाइप से मैं करती थी। लेकिन मेंस के टाइम पे देखो, टॉपर कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी अपने आंसर्स को लिखने का। तो मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया है, मैंने किसी कोचिंग में मॉक नहीं दिया है। जो मेंस के टाइम पे होता है मॉक टेस्ट, मैंने सिर्फ अपने लेवल पे आंसर्स लिखे हैं और उनको टॉपर कॉपी से चेक किया हुआ है, या फिर चैट जीपीटी की हेल्प में लेती थी कि इस सेम क्वेश्चन को चैट जीपीटी कैसे लिखेगा, और वहां से मैं डायमेंशंस निकाल लेती थी कि ठीक है, मैं जो नहीं सोच पा रही हूँ वहाँ एआई कैसे सोच पा रहा है। तो ऑब्वियसली आप उसको कॉपी नहीं करेंगे डायरेक्टली, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो टॉपर कॉपी और एआई और खुद का थोड़ा सा जो आपकी मेहनत है वही आप यूज कीजिए मेंस के टाइम पे। ओके मैम, थैंक यू। जस्ट मैं थोड़ा इंटरवेन कर रहा हूँ। 2 सवाल जो तुमने किए, एक कि रट्टा मारूं पेज का या ये करूं। पहले रट्टा मारो शब्द भूल जाओ अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। रट्टा मार के कोई प्रीलिम्स कर ही नहीं सकता। दिमाग में इमेज बनाओ। और रह गई बात लक्ष्मीकांत की, पहला सवाल करो लक्ष्मीकांत को पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कंडेंस्ड आइडियाज है, कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन है उसको। तीसरी बात है, तुमने अंकिता से ये क्वेश्चन किया कि आप कैसे पढ़ती थी। इसकी जो सोचने का लेवल होगा वो तुमसे ऊपर होगा। तो ये कैसे पढ़ती थी उसकी नकल करने से तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारा अपना रास्ता, अपना निर्वाण का रास्ता अलग खोजना पड़ेगा। समझ रहे हो ना सर? तो तुम लोग सर, मैं नकल करने के लिए मैंने नहीं बोला था सर। नकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि हर आदमी का, जैसे इसका मेंटल लेवल हाई है, तुम्हारा थोड़ा लो होगा। ये जिस तरह से पढ़ के समझ लेती थी उस तरीके से तुम पढ़ के समझना चाहोगे, तुम नहीं समझ पाओगी। तुम अपना तरीका ढूंढो। एवरीबडी हैज टू सर्च हिज ओन सैल्वेशन। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं। अब तुम लोगों का सवाल से, क्योंकि मेरा अब लग रहा है कि बैठना है मुश्किल है, इसलिए अंकिता डील करेगी, मैं निकल रहा हूं, है ना। हेलो मैम। हेलो मैम, नमस्ते, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मेंस में जो क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश, उसकी आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और क्या उसे प्रीवियस ईयर से पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है या उसके लिए कोई बुक फॉलो करनी होती है? देखिए, क्वालिफाइंग जो पेपर्स हैं वो बहुत नॉर्मल पेपर है, आपको उनके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाने हैं और इतना नॉर्मल पेपर आता है कि आप वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन मैंने PYQ देखा था 1-2 साल का कि ठीक है क्या क्या पैटर्न होता है और क्या क्वेश्चंस होते हैं मेनली जो हमें लिखने होते हैं। तो आप कोई भी एक सॉल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि क्या क्या होता है और कैसे हमें लिखना होता है। तो इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल आता है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैम, इकोनॉमिक्स के लिए आप कौन सी बुक फॉलो की थी या फिर कैसे पढ़ा था उस इकोनॉमिक्स? एक तो बहुत हल्ला हो रहा है एक्चुअली। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए देखिए अभी मैंने क्या किया था, मेरी क्योंकि इंग्लिश उतनी वीक नहीं थी तो सर लोग थे तो उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे। हालांकि वो इंग्लिश में थे तो फिर मैंने उसका गूगल ट्रांसलेट निकाला था और फिर खुद के नोट्स बनाए थे मेंस के टाइम पे। क्योंकि मेंस के टाइम पे देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको बैंकिंग नहीं पढ़ना है, आपको RBI क्या है ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है जब तक वो न्यूज में ना हो। ठीक है, तो आप नॉर्मली कोई भी कोचिंग, आप खुद के नोट्स बनाइए, मुझे लगता है वो मच बेटर होगा। और नोट्स बनाते हुए सिर्फ वो नहीं कि आपको जो मटेरियल मिला आपने उससे नोट्स निकालिए, आप खुद से न्यूज़पेपर अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी जो चर्चाओं में रहता है सबको आइडिया रहता है कि ठीक है ये अभी आया हुआ है, तो आप उसमें अपने तरीके से कुछ एड ऑन भी करते जाइए। आप चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, आप गूगल की हेल्प लीजिए, तो उस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। तो मेरा इकोनॉमी में अलग अलग रहा, प्री के टाइम पे मैंने अलग पढ़ा और मेंस के टाइम पे मैंने खुद के नोट्स निकाले हुए थे। थैंक यू सो मच मैम। ओके।
हेलो मैम, सर्वप्रथम आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हेलो मैम, खड़े हैं, अरे यार नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हमको कितने महीने प्री के लिए देना चाहिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है? देखिए दोबारा, ये बिल्कुल हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू में कुछ लोगों से मिली तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका ऐसा मानना था कि वो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 20 दिन पढ़ते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और लगातार 5 सालों से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मुझे भी ये बहुत सरप्राइजिंग लगा कि आप सिर्फ 20 दिन पढ़ रहे हैं। अब आई डोंट नो उन्होंने सच बोला कि नहीं बोला, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मैंने दिसंबर 25 से स्टार्ट कर दिया था। मैंने ऑप्शनल रीडिंग बंद कर दी थी। सिर्फ जीएस के लिए जो ऑप्शनल चाहिए होता है वो, मतलब पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑप्शनल बंद करके जो जीएस के लिए हिस्ट्री है वो, और बिल्कुल सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने दिसंबर 25 से जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करी थी, और 16 जून को हमारा एग्जाम था। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 5 से 6 महीने मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए दिए हैं। मेंस के लिए मैंने उसके बाद, मतलब मेंस देखिए आप पूरे साल भर मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रीलिम्स नजदीक होता है तो ऑब्वियसली आप मेंस के कुछ टॉपिक को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ा हेडेक है। अगर आप वहां क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेंस लिखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपने अप्रोच के हिसाब से आप कितना तुक्का लगा पाते हैं एक टाइप से, क्योंकि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में किसी को नहीं आते। वहां पे आपका गेस वर्क क्या है, आप कितना याद कर पा रहे हैं चीजों को, वो भी मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने इनफ है, आप प्रीलिम्स को डेडिकेटेडली वहां पे दीजिए। और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो प्री और मेंस के जो नोट्स है वो एक ही बनाने चाहिए या अलग अलग? देखिए मैंने अलग अलग बनाए हुए थे, क्योंकि अब एक ही में जब बनाते हैं ना, जब मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे तो आप लोगों ने भी शायद किया होगा, जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम तभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी उस टाइम पे किया था कि ये प्री है ये मेंस है, लेकिन मैंने उनको यकीन माने कभी नहीं पढ़ा। प्री के टाइम पे मैंने अलग नोट्स बनाए थे बिल्कुल रैंडम, कि अभी करंट में ओरिएंटेड क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए जो आप 2-3 साल पहले नोट्स बनाते हैं ऑब्वियसली वो प्री के टाइम तक आपके पुराने हो जाएंगे, डेटा फैक्ट न्यू आ जाएगा, वो फिर आपका ना पढ़ने का मन करेगा। तो मैंने बिल्कुल प्री से पहले प्री के अलग नोट्स, अब पॉलिटी के सेम रहे, क्योंकि पॉलिटी में मैंने मेंस में सिर्फ मेंस 365 मैंने रीड किया था पॉलिटी के लिए मेंस का, और बाकी सब लगभग कंबाइंड ही था, मतलब अलग अलग था, अलग अलग था, जो प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग था। तो मैम तीसरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो भाषाई अशुद्धियाँ है उसको कैसे सुधारे? ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो शब्द आप गलत लिखते हैं उसको बार बार लिखिए। आप जब टेस्ट लिखते हैं उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए कि आप किन शब्दों को बार बार गलत लिखते हैं, तो आप उन पे फोकस कीजिए। इसके लिए प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगा, बाकी तो कुछ हेल्प नहीं करेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरे कुछ 1-2 क्वेश्चन है। जैसे कि हम बिगिनर्स हैं, जैसे से यूपीएससी की तैयारी में एंटर करते हैं तो पहले हमें बहुत सारे गाइडेंस, मतलब गाइडर मिलते हैं कि तुम 1 साल मतलब लगभग एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर 2 साल कम से कम कोचिंग के लिए चाहिए होती हैं, 3 साल हो गई, फिर उसके लिए रिवीजन के लिए लगभग चाहिए होता है 4 साल हो गई। अब यही सीरीज कम से कम नहीं तो सीनियर हमें बना देती है, बिगिनर से सीनियर बना देती है, और सिलेक्शन नहीं हो पाता और फिर झोला टांग के घर जाना ही पड़ता है आखिरकार, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन सबकी वेरी वेरी करती है। तो आपने इस तैयारी को छोटे समय में कैसे टैकल किया, जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम आगे जाके ना झेलनी पड़े, जैसे बाद बाकी जितने सीनियर झेल रहे हैं हमें झेलनी ना पड़े, वो उसको हमें ब्रीफ में समझा दीजिए मैम। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी का साइंस बैकग्राउंड है, तो अब मेरा खुद साइंस बैकग्राउंड है, तो मैंने ऑप्शनल ले लिया हिस्ट्री, तो इंटरव्यू में जाके प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम आती है कि तुमने साइंस था तो जो हिस्ट्री क्यों ले लिया, तुमने एमएससी मतलब वैसे क्यों नहीं किया, तुमने ऑप्शनल ये क्यों नहीं लिया, तो इनको कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा? देखिए मैनिपुलेट आपको नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आपका जो रिलेट कर रहे हो उससे मैं भी बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ। दूसरे क्वेश्चन का मैं आपका आंसर कर रही हूँ कि क्योंकि मेरा भी मास्टर्स फिजिक्स से था, और मैं जितने मॉक्स में गई, मैं सबका पहला क्वेश्चन यही क्यूरियोसिटी से वो मुझे पूछते थे कि जब आपने फिजिक्स से एमएससी किया है तो आपने क्यों हिस्ट्री को ऑप्शनल ले लिया है। तो देखिए आप जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं आप उतना, ये मत बोलिए कि मुझे नया सब्जेक्ट रीड करना था, ऑब्वियसली वो बिल्कुल आपके पास आंसर नहीं होगा। आपको नया सब्जेक्ट रीड करना था, आप ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं, अब आप यूपीएससी में कोई वो नहीं है कि आप नया सब्जेक्ट आपको रीड करना है इसलिए आपने हिस्ट्री लिया है। ऑब्वियसली आप आंसर यही करेंगे कि हिस्ट्री का अपना या जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसका अपना एक रिलेवेंस है बाकी के जीएस पेपर में। और जब मुझसे पूछा गया, मुझसे
ये मेन इंटरव्यू में भी पूछा गया कि आप आपने हिस्ट्री को क्यों लिया है जबकि आपका फिजिक्स है, तो मैंने उसका ऑनेस्ट आंसर किया था क्योंकि मैंने बोला था कि सर मेरा हिस्ट्री बहुत वीक था और जब मैंने नॉर्मल जीएस के बाद क्वेश्चंस अटेंड करे तो हो नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री डीपली पढ़ना चाहिए और फिजिक्स का रोल नहीं था जीएस के किसी भी पेपर में, तो मुझे अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, ऑप्शनल में उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी हिस्ट्री में, तो मैंने अपनी एनर्जी एक ही जगह लगाई जो कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो मैम इससे अनस्टेबिलिटी का भी मतलब बोल देने कि तुम्हारे अंदर मतलब स्टेबिलिटी नहीं है? नहीं, देखिए उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया हुआ है, आप वहाँ पे खड़े हैं, इट मीन्स कि आप हार्ड वर्किंग हैं और आपने अच्छे मार्क्स आप लाए हैं तो आप वहाँ पे हैं, तो दे डोंट केयर, बस ऑनेस्टी से आप अपना आंसर दीजिए, तो इतना कोई मैटर नहीं करता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? सॉरी मैं भूल गई। मैम ये था कि जो तैयारी के समय मतलब लंबी तैयारी चल जाती है बिगिनर्स में, तो उसको कैसे ब्रीफ में कम करके हम सिलेक्शन ले जाएं? ओके, देखिए आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग के 1 साल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अब यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी उतनी नहीं पढ़ी हुई है तो मुझे नहीं लगता 1 साल आपको एनसीईआरटी पे लगेगा। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मैंने थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा, हालांकि मुझे एनसीईआरटी को जो कंबाइन करने में बहुत इशू आ रहा था, मैंने सिर्फ सर के नोट्स मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे बजाय कि एनसीईआरटी मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ और है वहाँ पे कुछ और है, मैं उसको कंबाइन नहीं कर पा रही थी, तो लास्ट में मैंने नहीं पढ़ा बाकी एनसीईआरटी, मैंने सिर्फ सर के नोट्स और थोड़ा वही कि अपनी तरफ से आपको जो क्रिएटिविटी आपके नोट्स में लानी पड़ेगी, चाहे वो चैट जीपीटी की हेल्प हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आप चाहें। तो देखिए कोचिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे हैं, आप कोचिंग करते हैं, आप ऑब्वियसली आप घर जाके खुद भी आप उसको रिवाइज करते होंगे। कोचिंग अगर आपकी एक दिन में 6 घंटे भी चलती है तो स्टिल यू हैव 6 आवर्स या फिर 4 आवर्स जितना आप दिन में देते हैं, तो आप साथ साथ मेरे हिसाब से आप लोग कोचिंग के साथ साथ ही अटेम्प्ट दे रहे होंगे कि कोचिंग के बाद आप लोग अटेम्प्ट देते हैं? नहीं मैम, जैसे कहते हैं कि पहले तुम ठीक से तैयारी कर लो फिर अटेम्प्ट देना। नहीं, तो आपको ठीक से तैयारी करनी तो पड़ेगी, वो तो हाँ ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी ठीक से तैयारी, 1.5-2 साल आपको देना पड़ेगा वो, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, आपको टाइम, मुझे खुद आप मानिए मैंने 2020 से मैं तैयारी कर रही थी और साथ साथ वही आप लोगों की शायद सिर्फ कोचिंग है, मेरा कॉलेज भी था, बीएससी था, मैंने मास्टर्स किया घर से, तो मुझे लगता है 3-4 साल तो लग ही जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ढंग से जो आपका वे है आप पीवाईक्यू ओरिएंटेड कीजिए, आप इधर उधर की चीजें मत पढ़िए, जो आपका एक सोर्स पकड़िए आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, बजाय कि अभी एनवायरनमेंट का इसकी बुक अच्छी लग रही है आप वो पढ़ लेते हैं, दूसरे का अच्छा लग रहा है वो पढ़ लेते, कोई एक पढ़िए, उस पर स्टिक रहिए, अगर कुछ नया आता है उसी में ऐड ऑन कीजिए। अनेकों सोर्स पे आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके साल बढ़ते जाएंगे और आउटकम नहीं निकलेगा, तो एक सोर्स को बार बार पढ़िए, वही आपकी जो लॉन्ग जर्नी है उसको शॉर्ट जर्नी में मेरे हिसाब से चेंज करेगा। एक और बात आती है कि मैम जैसे कौन सा टॉपिक या कौन सा मतलब ऐसा एरिया निगलेक्ट किया जाए और कौन से पे कमांड अच्छे से किया जाए, जैसे कि समय का मतलब समय हम बचा सकें अपना और उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकें उसको। There is no shortcut to success. समझ रहे हो, कोई रास्ता नहीं। नहीं सर, फिर तो ऐसे फिर तो हम अच्छे वाले सीनियर बन जाएंगे फिर तो। पहले तो तुमको क्लास में चेंज करके मुझे लाने में कितना टाइम लगता है, रोज तुम्हारी मैं हाजिरी लेता हूँ, तुम कहते हो कि कोचिंग वाले बोलते हैं पहले तैयारी कर लो, तुम तो तैयारी भी नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम कब दोगे मैं चिंता में हूँ, और तुम क्यों सवाल पर सवाल किए जा रहे हो, बैठ जाओ तुम, अब दूसरे को माइक दो। अब तुमको एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन पूछना है कैप से पूछना है, कैप इसको समझाओ अच्छे ढंग से। हेलो मैम, दिख नहीं रही। नमस्ते मैम, बहुत बहुत बधाई। मैम मेरा प्रश्न यह है कि जो मतलब आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जो विषय रहा है आप उसे कैसे तैयार की हैं, और जैसे कि हमारे लिए इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, वो टफ होता है, तो उसके लिए जैसे कि हमें 2026 में देना है, तो उसके लिए हमें एक अलग से टाइम निकाल के कैसे उसको पढ़े, क्योंकि टाइम अगर दिन भर पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो कैसे मतलब जो टफ सब्जेक्ट है उसको हम कैसे, क्या लगता है आपको टफ सब्जेक्ट? जैसे मैम इकोनॉमिक्स और साइंस और थोड़ा मैथ। तो ये तो आपको सब टफ लगने लग रहा है। देखिए टफ कुछ नहीं होता है,
आप पेपर एनालाइज कीजिए, आप देखिए कि कौन से पोर्शन से कौन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस टेक देखिए टफ नहीं है, साइंस टेक के जो क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से पूछता है कि अगर आ रहा होगा तो सब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं आ रहा होगा तो कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद वहां पे आपका गेस्ट वर्क आने लगता है कि ठीक है अब ये हो सकता है, 50-50 वाला खेल स्टार्ट हो जाता है। और आपने पूछा कि टफ सब्जेक्ट को आप कैसे टैकल करते थे। देखिए मुझे सबसे टफ हिस्ट्री लगता था और मैंने उसको ऑप्शनल ले लिया था बस, कि अगर मुझे हिस्ट्री टफ लग रहा है तो मैं इसको ऑप्शनल ले लेती हूँ। अब मैं इसको डीप पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली ऑप्शनल को आपको टाइम देना पड़ेगा, और वो आपका टफनेस जितनी बार आप रीड करेंगे सब्जेक्ट को, जितनी बार आप उसको एनालाइज करेंगे, हर अटेम्प्ट के साथ हर बार जितनी बार आप रिवाइज करेंगे वो ईजी होता चला जाएगा। तो टफ और ईजी कुछ नहीं होता है, वो बस हमारा परसेप्शन है कि ये टफ हमें लग रहा है या ईजी लग रहा है। थैंक यू मैम। हेलो मैम, आप सबको बधाई और मेरे सभी छात्र छात्राओं को इनको बधाई दीजिए, अभी बहुत लोग लाइन में हैं। मैम को बधाई देना चाहता हूँ। मैम मेरा पहला क्वेश्चन, उन्हें बोलने दीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैम हमारा इकोनॉमी बैकग्राउंड इतना नहीं होता कि हम ऑप्शनल कोई भी ऑप्शनल खरीद कर पढ़ सकें। तो मैम अगर हमें ये क्लास अगर हमें ऑनलाइन या टेलीग्राम पे मिल रही है तो इसका हमें कितना लाभ मिलेगा? क्वेश्चन देखो ऐसा है, मुद्दा वो नहीं है तुम किस सोर्स से पढ़ते हो, मुद्दा ये है कि तुम पढ़ के समझते हो कि नहीं। जी ऑब्वियसली देखिए सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ऑब्वियसली आप कोचिंग में आप पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सर जो जिस चीज से आप पढ़ते हैं वो टीचर आप पे ज्यादा ध्यान देगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम मतलब जो भी है, टेलीग्राम से सिर्फ आप वन वे जो है वो जो आपकी पढ़ाई है वो होगी, और क्लास 2 में 2 वे होते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आपका फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं है, तो वो आपका खुद का डिसीजन है कि आप कहाँ से पढ़ें और समझें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम का जो स्तर गिरता जा रहा है, इसे कैसे हैंडल करना है, इसका पेशेंस बनाने के लिए? देखिए हिंदी मीडियम का सामने में आपका हिंदी माध्यम का टॉपर खड़ी है सर, तो हिंदी माध्यम से ही है सर। स्तर क्यों गिर रहा है? क्योंकि बच्चों का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है। बच्चे माध्यम बदलने से नहीं होगा। वो बालक भी क्वेश्चन कर रहा था, मुझे आश्चर्य लगा कि भाई अब ये अंग्रेजी सीखेगा जी तो आधी जिंदगी तो उसमें बीत जाएगी, तो यूपीएससी का चांस समाप्त हो जाएगा। और अंग्रेजी सीख के क्या करोगे भाई? कोई भी भाषा, हमने यूपीएससी के चेयरमैन से पूछा था, रिटायर्ड चेयरमैन थे, गुस्सा खा गए थे, हाशमी साहब थे, गुस्सा खा गए थे। बोले देखिए आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि हम हिंदी माध्यम वालों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम बलिया के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, हम हिंदी बेल्ट के हैं। हम तो इंटरव्यू में इतनी फैसिलिटी देते हो कि बच्चे तुम फ्रेंच जानते हो तो मैं फ्रेंच के एक्सपर्ट को बैठाऊंगा, बोलो तो सही। कंटेंट पर हम मार्क्स देते हैं। अब कंटेंट नहीं लिखोगे, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, तो कैसे सिलेक्शन होगा? सर इंटरव्यू तक तो पहुंचते हैं, लेकिन सर हम हिंदी माध्यम का ग्रामीण होते हैं ना, सोशियोलॉजिकल डिवीजन। लेकिन सर हमारा इंटरव्यू में ना हिंदी की बजाय जानबूझ तुम कहाँ तक पहुंचे हो? सर अभी तो तैयारी चल रही है सर। हाँ तो ये सब सुनी सुनी बातों पर मत चलो, बैठो आराम से। अभी कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ इसलिए बाहर हो जाएंगे कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो मेरी जान पहचान में मुझे मिले वो इंग्लिश मीडियम से थे बट क्वालिफाई नहीं किए, जबकि हिंदी मीडियम के में ज्यादा जो मेरे सर्कल में था वो क्वालिफाई कर गए। तो इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है, इसमें आपका रोल है, थोड़ा 5% लक का रोल होता है, बाकी मीडियम का मुझे लगता है इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि आपका ये दूसरा प्रयास है और इसमें आप बहुत अच्छा रैंक लाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉरी मैम, बहुत बहुत बधाई। चलेगा कोई बात नहीं। मैम जैसे कि आप फर्स्ट प्रयास में आप जैसे कि प्रीलिम्स सबका क्वालिफाई नहीं हुआ, तब मैं मुझे जानना है कि आप फर्स्ट प्रयास में ऐसा कौन कौन सा गलती था जिससे आपको एहसास हुआ कि सॉरी एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्ला हो रहा है, प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाइए। मैम फर्स्ट प्रयास में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मुझे ये जानना है कि आपके फर्स्ट प्रयास में ऐसा कौन कौन सा गलती था जिससे कि आप पहचाने, उस पर काम की और दूसरा प्रयास में इतना अच्छा रैंक लाया। ओके
कोई देखिए 3-4 फर्स्ट गलती प्रयास, में पहले प्रयास में जो मैंने आपको बताया मेरा सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। हालांकि मेरे जीएस में भी 2-3 मार्क्स मेरे 72 मार्क्स मेरे उस टाइम पे थे और मेरिट जो थी वो 75 पे थी, तो 3 मार्क्स वहां पे भी कम थे। और उस टाइम पे एक मेन हर्डल था कि देखिए मैं अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में उस टाइम पे थी और क्योंकि मेरा फिजिक्स से था तो आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स और फाइलें, क्योंकि लास्ट था तो मुझे उस टाइम पे मई में एग्जाम था और मई में ये सब कॉलेज में चल रहा था, मेरा फाइनल सेमेस्टर उस टाइम पे था, तो ऑब्वियसली कि थोड़ी सी वहां पे मुझे इश्यूज हो रहे थे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करने में। इसके साथ ही जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा वो यही, सीसेट मैंने अच्छे से नहीं किया था, स्ट्रेटेजी बहुत खराब बनाई थी कि पैसेज मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। इसके साथ जीएस में मैंने पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं किए हुए थे। मैंने सुना था टॉपर्स को कि आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि कुछ भी बोलते हैं ये लोग, नहीं मैं सच में ऐसे सोचती थी कि नहीं करने होते होंगे, तो मैंने नहीं करे। मैंने सिर्फ क्या किया कि मैंने टेस्ट लगाए बहुत सारे, 32 अप्रॉक्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट लगाए और सिर्फ उनको एनालाइज किया और पीवाईक्यूज पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया, ना मैंने उनको रीड करा और ना उनके कुछ समरी वगैरह पढ़ी। तो जब वहाँ पेपर देने पहुंचे तो जितने 32 मैंने टेस्ट लगाए थे एक भी काम का मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसने मुझे कुछ हेल्प किया है। तो ऑब्वियसली देखिए टेस्ट हम लोग बहुत सारे लगाते हैं, टेस्ट लगाना चाहिए लेकिन सिर्फ आपके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आप बिल्कुल उस पर रिलाई नहीं हो सकते हैं। जो पीवाईक्यू है वही आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में पीवाईक्यू पे बहुत फोकस किया, टेस्ट बिल्कुल मिनिमम लगाए कि ठीक है सिर्फ जब मैं सब्जेक्ट रिवाइज करती हूँ उसके बाद अपनी नॉलेज के लिए कि क्या मैंने इस सब्जेक्ट से कुछ गेन किया या नहीं किया, उस टाइम पे मैं टेस्ट लगा रही थी। और जो टेस्ट में मुझे नहीं आता था मैं उसकी समरी लिख लेती थी कि ठीक है इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुआ, ये मुझे नहीं आया, तो मैं उसकी समरी तैयार करते करते चलती थी। और लास्ट 30 डेज में मैंने बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं लगाया, सिर्फ हर दिन का रूटीन रहता था कि अभी मॉर्निंग का जो यूपीएससी का टाइमिंग है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को भी वैसे ही फिट करना है जब आपका प्रीलिम्स नजदीक हो, तो एक मंथ पहले मैं जो 15 ईयर लास्ट था कि मॉर्निंग में 9 to 11 PM AM मैं GS1 देती थी और दिन में 2 से 4 बजे के टाइम पे मैं सीसेट का देती थी और उसका ही एक्सप्लेनेशन मैं ढंग से करती थी। तो यही मैंने कुछ चेंजमेंट अपने सेकेंड अटेम्प्ट में लाए थे। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब मेंस प्रीलिम्स की जिसका क्वालिफाई हो गया मेंस में आते हैं, तो मेंस में ऐसा होता है कि जैसे 20 क्वेश्चन होता है जीएस का फर्स्ट पेपर, तो कोई कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया है, उस समझ में उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं, और मेंस के लिए ऐसा कौन सा 3 तरीका है जिस पर ज़्यादा बेटर किया जाएगा, उस पर कमांड किया जाएगा जिससे मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं? अब देखिए जो आपका पहला आपने बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें नहीं आते, देखिए वो हर किसी के साथ होगा, वो मेरे साथ हुआ है, वो और जो टॉपर्स हैं उनके साथ हुआ होगा, जब आप वहां पे पहुंचेंगे आपके साथ भी होगा। GS1 में जैसे मेरे उतने अच्छे मार्क्स GS1 में नहीं आए तो मुझे लगता है उसके लिए ज्योग्राफी थोड़ा सा मेरा वहां पे अच्छा नहीं कर पाई मैं। एक क्वेश्चन था एक्चुअली, वो मैंने परसों भी बोला था, ट्विस्टर करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे वहां पे मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ट्विस्टर सुना था कि ये क्या होता है, और जब मैंने रीड किया मैंने बोला ओके ट्विस्टर नहीं आता है, मैंने फटाफट से पेज पीछे पलटा क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं इसको मैं लास्ट में टैकल करूंगी। और सारा पेपर होने के बाद मैं वापस से ट्विस्टर पे आई। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी लिखे बिल्कुल इरेलेवेंट नहीं लिखे, लेकिन अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी के टर्म्स डाल के। अब वो क्वेश्चन था कि मैक्सिको की खाड़ी में ट्विस्टर कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब मैंने पढ़ा, मुझे मैक्सिको की खाड़ी तो मुझे आता था लेकिन मैं ट्विस्टर में बहुत कंफ्यूज हुई, हालांकि बाद में मुझे पता चला वो साइक्लोन था। अब वहां पे माइंड मेरा उतना काम नहीं किया, तो मैंने विदाउट की ट्विस्टर क्या है उसको छोड़ के मैंने बाकी सब लिखा उसमें। मैक्सिको की खाड़ी मैंने बड़ा बड़ा बनाया और थोड़ा बहुत कि ये होता है वो होता है और उसका साइंटिफिक ये है वो है, ऐसे करके मैंने 1.5 पेज तक उसको खींचा और उसको सम अप कर दिया। क्योंकि अगर मैं पेपर खाली छोड़ के आऊंगी तो मुझे लगा कि अगर मैं मैक्सिको की खाड़ी ही बना देती हूँ तो शायद एक आधा नंबर मुझे मिल जाए, बजाय कि मैं पूरा ही छोड़ दूँ। तो ये हर किसी के साथ होगा। देखिए हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, ये बात आप भूल जाइए कि टॉपर है तो उसको हर चीज आती है। उन्होंने भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो गोल मोल किए हुए हैं, तो ये एक बहुत कॉमन है। तो आपको बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल बकवास नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से घुमाते हुए लिखिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ने से बेटर है बस उसको अटेम्प्ट कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी मैम। सेकंड क्वेश्चन था मैम कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता है जल्दी, वो क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे हैं, क्या लिखना है, वो उसी का आंसर देखिए। अगर आप उसके लिए तो आपको ढंग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बट अगर कोई बाउंसर क्वेश्चन मेंस में आ जाता है तो फिर आप इस तरीके से उसको जो मैंने किया आप उसको कर सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे कि मैम आपका इतना अच्छा रैंक आया तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया होगा, तो मैम देखते हैं अभी मैं जिसे यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था तो हम लोग जितना इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्तर पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट गए थे लेकिन बहुत फेल हो गए। तो मैम आप 4 से 5 बताइए कि जिससे हिंदी मीडियम का जो भी मेंस क्वालिफाई कर जा रहा है और शुरुआती से ही बिगिनर से ही अपना इंटरव्यू के लिए उस पर काम करे जिससे उसका इंटरव्यू क्वालिफाई हो।
देखिए, मैं फिर आपको यहाँ पे करेक्ट करूंगी, सिर्फ इसलिए आप बाहर नहीं होंगे कि आपका हिंदी मीडियम है। अगर आप खुद कुछ ऐसा करके आएंगे कि वो आपको बाहर करे तो ही आप बाहर होंगे, अदरवाइज सिर्फ मीडियम की वजह से आप बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। मेरे 190 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले हुए हैं और मेरे ठीक बाद एक और मेरी फ्रेंड गई थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया। उसकी 438 रैंक है, राजस्थान से वो है, उसका भी हिंदी माध्यम था और उसको 185 मार्क्स मिले हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बोर्ड ने आप सिर्फ मीडियम आपका चेंज है इसलिए ऐसा कुछ किया। देखिए, मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी ओपिनियन बेस्ड, पूरा मतलब फैक्चुअल बिल्कुल नहीं हुआ इंटरव्यू। शुरू से लेके लास्ट तक उन्होंने मेरे से सारा फैक्चुअल पूछा कि आपको क्या लगता है विमेन की कंडीशन को लेके, ट्राइबल्स को लेके, मेरे उत्तराखंड को लेके, कि कैसे आप वहाँ पे चेंज लाएंगे अगर हम आपको टूरिज्म सेक्रेटरी बना दें। तो ये मुझे लगता है कि ओपिनियन बेस्ड मेरा इंटरव्यू रहा, तो मुझे वहाँ पे ओपिनियन उनको मेरे शायद पसंद आए, तो लास्ट तक ओपिनियन ही चलता रहा। और एक मैम थी, उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया बार बार अगर मैं नर्वस हो रही हूँ, तो वहाँ पे बोर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा आप मतलब ऐसा आपको फील नहीं कराएगा कि आपका मीडियम हिंदी है। तो देखिए, ऑनेस्टी से अपना इंटरव्यू दीजिए। अगर आप फेक बनने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं और आप बोले हम समाज सेवा करेंगे, तो ये देखिए उनको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि समाज सेवा ऑब्वियसली आप में से कितने लोग समाज सेवा के लिए यूपीएससी में जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता है। मतलब ये है कि आप करेंगे समाज सेवा, बट आप इसको एक रीजन नहीं बता सकते कि मैं समाज सेवा, और अगर वो आपको अपोज करें आप बोले नहीं 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 मैं तो सिर्फ समाज सेवा करूंगा, ये आप वहाँ पे आंसर मत दीजिए। जितना आप ऑनेस्ट हो सकते हैं आप अपनी ऑनेस्टी दिखाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसमें सॉरी बोल दीजिए कि देखिए मुझे नहीं आता है, तो वो आपको वही उसी चीज से जज करेंगे, बजाय कि आप इधर उधर के आंसर्स वहाँ पे दें। शॉर्ट रहिए, जितना आप कम शब्दों में अपने आंसर्स दे सकते हैं, और हंसते हुए रहिए। ऐसे न कि आप बिल्कुल सड़े हुए लग रहे हैं वहाँ पे कि आपने बिल्कुल मुंह बनाया हुआ है कि रोने वाला। थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। तो अगर कुछ क्वालिटी जो ऑनेस्टी है और इनोसेंस वो आपके अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको इन करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत सारे इंटरव्यू में बच्चों को देखे देते हुए, और लेकिन आपने सिलेक्शन फाइनल कम देखा, जैसे आपको पता होगा आंकड़ा 40 है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है मेंस के मार्क्स। जैसे अभी आपको अंकिता ने कहा कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है, मेंस में आपका मार्क्स दोनों का जो मेरिट लिस्ट आपका बनता है तो वो मेंस के मार्क्स डिसिसिव हो जाता है। तो आप ओवरऑल मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करिए, इंटरव्यू इसकी वजह नहीं है ना, बैठ जाए। और बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सवाल को थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि हर कोई को मौका मिलना चाहिए, ठीक है? मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो, और मैं इस प्री को लेके पूछना चाहती हूँ, कुछ बताइए। इसको लेके? इस प्री को लेके 25 मई को जो है। अच्छा, प्री को लेके? जी जी। आपने अटेम्प्ट देना है ये वाला? जी, मुझे ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा, पहले मैंने 24 में दिया था। देखिए, तो सबसे पहला तो अभी आपको अपने पे कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। अभी ये जो लास्ट कुछ टाइम होते हैं ना, लास्ट डेज, उसमें आपको अपने पे डाउट होना बहुत स्टार्ट हो जाता है कि शायद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बाकी तो देखो कितने मार्क्स ला रहे हैं। आप यकीन मानिए, दुनिया का हर टॉपर, चाहे उसकी AIR 1 थी, वो भी प्री के टाइम पे यही फील कर रहा था। तो सबसे पहला है कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। आप अपने मार्क्स आप कोई भी टेस्ट मत दीजिए प्लीज, क्योंकि टेस्ट जब आप देंगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओके मैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे, और अगर कम आएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल धरती के नीचे चला जाएगा। जी मैम, माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं अभी तो। हाँ, तो आप देखिए, आप कोशिश कीजिए कि PYQs जो मैंने अभी बताया कि आप टेस्ट के बदले PYQs दीजिए। अभी जो मतलब मैंने फॉलो किया है कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने सिर्फ PYQs और CSET दिया था। मतलब जो उसी पीरियड में, जिस पीरियड में कि UPSC पूछता है सुबह, मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला। तो यही कीजिए कि टेस्ट मत दीजिए, PYQs को अटेम्प्ट कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और जो स्टैटिक है उस पर कमांड कीजिए। बाकी देखिए, मल्टीपल रिविजन्स आपने अभी तक कर लिए होंगे। अब इस टाइम पे ये बिल्कुल ऐसा टाइम है कि आप कुछ अलग मत पढ़िएगा, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए। तो शुभकामनाएं आपके लिए कि आपको आपका सिलेक्शन हो। जी, थैंक यू। इधर से किसी को पूछना है सर? उधर पे जाइए, इधर किसी को नहीं पूछना ना। कंग्रेचुलेशंस मैम। मैम, मुझे 2026 के लिए पूछना था कि ऑप्शनल और GS को मतलब जून से कैसे मैनेज करना है और किस तरह से करना है।
और देखिए आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको एक दिन में कितना आप ऑप्शनल को देंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स का है तो आपको उसको अच्छी खासी वेटेज देनी पड़ेगी। तो मेरा भी ऐसे ही रहता था कि मैं जीएस में प्री और मेंस दोनों कंबाइन लेके चलती थी, लेकिन ऑप्शनल को बिल्कुल 3 से 4 घंटे में मिनिमम देती थी कि मुझे इतना देना ही देना है। तो आप अच्छा टाइम टेबल पहले बना लीजिए। ऐसा मत बनाइएगा कि टाइम टेबल चिपकाया और हर महीना आप नया टाइम टेबल बना रहे। तो एक पहले से 2-3 महीने का फिक्स कर लीजिए कि आपको इतना रिवाइज करना है। तो अच्छे टाइम टेबल के साथ आप मतलब अपने दिन को डिवाइड कीजिए कि ये आपका जीएस का है और ये आपका मेंस का है। मेंस का टेस्ट सीरीज साथ साथ ज्वाइन करना चाहिए क्या? अब देखिए अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आपको करना चाहिए। मैंने नहीं, क्योंकि मेरे पे अवेलेबल नहीं था। मेरे साथ इशू ये था क्योंकि मैं बिल्कुल देहरादून से, मेरा दिल्ली आना सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे हुआ है, तो मेरे पे नहीं ऑप्शन था कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं। ऑनलाइन मुझे नहीं, मतलब हिंदी में एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि मेरे को मैं करूं कि नहीं करूं। जीएस में मोस्टली जितना मैंने पता किया तो सब इंग्लिश में अच्छे तरीके से हो रहा था, तो मेरे को ऐसा है कि नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ टॉपर कॉपी देख लूंगी और बाद में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत बढ़ा के बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने यही किया था। और लास्ट मोमेंट पे जब अभ्यास हुआ था ऑल इंडिया, आप लोग को पता होगा, तो बहुत सारे बच्चे अपनी रैंकिंग शेयर कर रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स आए। तो मुझे उस टाइम पे बहुत खुद पे डाउट हुआ कि मैंने शायद कुछ गलती कर दी है, मुझे एटलीस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए थे। मुझे मतलब ये शायद मिस्टेक हो गया, लेकिन नहीं हुआ मिस्टेक अभी जितना मुझे लग रहा है। तो मैंने वही किया था, मैंने सिर्फ टॉपर कॉपी देखी थी। टेस्ट आपको लिखना चाहिए, देखो टेस्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो टेस्ट लिखिए। उसके आंसर्स जो आपको नहीं आए, आप चैट जीपीटी से, टॉपर कॉपी से, मॉडल आंसर्स हर कोई आपको प्रोवाइड कराता है, तो आप वहां से उसको रिलेट कीजिए। टेस्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप तो डायरेक्ट टेस्ट लिख रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको डीमोटिवेट करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। मैम ऐसे के लिए कैसे किए थे आप? एससी के लिए देखिए, एससी जो होता है वो कुछ अलग नहीं है। पूरी जो यूपीएससी का सिलेबस है वही आपके माइंड में एक ऐसे की भूमिका बनाएगा। आपका व्यक्तित्व का जो है वो सुधार जो है वही आपको ऐसे में आपका झलकना है। तो मैंने एसेज देखिए, जब मेरा मेंस था मैंने तभी सिर्फ एसेज लिखे हैं। मैं टॉपर्स के एसेज पढ़ती थी हिंदी माध्यम में। रवि कुमार सिहाग सर के जो एसेज थे मैंने उनको पढ़ा था, क्योंकि उनका लिटरेचर ऑप्शनल था, तो उनके एसेज में बहुत सुंदर सुंदर कविताएं मुझे मिली। तो मैंने लास्ट जब मेरा ऐसे था उससे 3 दिन पहले मैंने उनके एसेज सारे खंगाले, और उनके जो कविताओं का संग्रह उन्होंने किया हुआ था अपने एसेज में, मैंने उनको लिखा, और उन्हीं के मैंने काफ़ी कविताएं वहाँ पे एज इट इज़ अपने एसेज में लिखी। हालांकि ऐसे में मेरे 98 मार्क्स आए हुए हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि 120 तो आने चाहिए, लेकिन शायद एग्जाम ने मेरे एसे से लेट नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं। तो यही है नॉर्मल एसेज के। थैंक यू मैम। चालू है ना? गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे कि आप ऑल इंडिया टॉपर हैं, अच्छा थोड़ा जैसे कि मैम आप हिंदी टॉपर हैं, तो मैम इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? सर ने जैसे एक प्रोग्राम भी चला रखा है वर्तनीय शुद्धि का, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि आवाज नहीं आ रही, माइक को सटो। अच्छा पास रखो, हाँ ठीक है। जैसे मैम आप टॉपर हैं, छोड़ दो मैं कर लूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ बोलो आप। ठीक है ठीक है। तो जैसे कि मैम आप हिंदी टॉपर हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी हिंदी मीडियम के लिए? क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था स्ट्रेटेजी पर ही बात हुई है, फिर क्या वही घिसे पीटे क्वेश्चन करो, कुछ नई चीज पूछो ना भाई। सर जैसे नई चीज थी, आप मतलब कि स्टार्टिंग मतलब आंसर राइटिंग में क्या दिक्कत होती थी, ये पूछ रहा था। ये हमें बहुत है। देखिए ऑब्वियसली जब आप आंसर्स लिखते हैं तो स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है। जब आप भी लिखेंगे, मैंने भी लिखे थे, तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में लिखे थे वो बहुत ही घटिया आंसर्स लिखे थे, जो सब स्टार्ट में घटिया लिखते हैं। लेकिन टाइम के साथ आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इम्प्रूवमेंट ही यूपीएससी की एक स्ट्रेटेजी है जो आपको हर दिन अपने अंदर लाना है। तो इम्प्रूवमेंट इज द की, और वही स्ट्रेटेजी भी है। और ऑल इंडिया टॉपर मैं हूँ हिंदी माध्यम में, उसकी कोई मेरे को पहले से नहीं मालूम था। एक्चुअली मुझे मालूम भी नहीं था। मुझे यहीं पे आई डोंट नो किसी सर ने मेरे को फोन करके ये इन्फॉर्म किया कि आप हिंदी माध्यम के टॉपर हैं, तो मुझे यहीं से मालूम भी हुआ। तो उसकी कोई पहले से स्ट्रेटेजी नहीं थी कि मुझे टॉप करना है। मेरे को सिर्फ ये था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और चाहे मैं किसी भी रैंक पे आऊँ। और ये फॉर्चुनेट है कि मैं 137 रैंक और हिंदी माध्यम की मैं टॉपर हूँ। तो इसके लिए कोई अलग से ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी, नॉर्मल जो आप लोग भी फॉलो करते हैं वैसे ही था, नॉर्मल। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। मैम मुझे पता करना था, जैसे कि हमने तैयारी स्टार्ट की है। अरे नहीं बोलो बोलो मैम, जैसे हमने तैयारी की है और हमारी क्लासेस चल रही है, सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जो हम अपना रिवीजन करें तो उसको किस हिसाब से लेके चले कि हम कम से कम समय में मतलब उसको अच्छे से रिवीजन कर ले। ये क्वेश्चन
देखिए कम से कम समय तो नहीं होता है, समय लगेगा, ऑब्वियसली समय लगेगा, बट आप अगर अच्छे ढंग से टाइम टेबल बनाइए, ढंग से फॉलो कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको समझ में ज्यादा आता रहेगा। तो बहुत हल्ला हो रहा है। शांत रहे प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा कुछ सवाल ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में फर्स्ट पेपर आपने कैसे तैयार किया था और उसका विशेषकर मैप को आपने मतलब किस तरीके से पढ़ा था, कुछ इसके बारे में मैम बता दीजिए। ओके देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पहला पेपर है, मेरे जो बेसिकली नोट्स हैं वो मणिकांत सर के ही नोट्स थे मेरे पास, तो मैंने उसी को रीड किया। इसके साथ जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है, चाहे वो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में आप मान लीजिए, तो आप उसके PYQs देखिए, वो बहुत मस्ट है कि UPSC आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो आप उसके PYQs देखिए, उनको लिखने का ट्राई कीजिए, और अगर कुछ ऐड ऑन करना है, ऑब्वियसली देखिए नोट्स या फिर क्लासेस आपका फाउंडेशन बनाती हैं, बाकी आपको बौद्धिक जुगाली उस पर स्वयं करनी है, आपको उसको इंटीग्रेट स्वयं करना है, आपको अपने आंसर्स में क्वालिटी स्वयं बिल्डअप करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी मतलब जैसे मेरा तो सर से ही था तो मैंने वही नोट्स पढ़े थे, उसके अलावा मैं चैट GPT से भी देखती रहती थी PYQs में, क्योंकि PYQ कभी कभी ऐसे आते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या पूछ रहा है। तो जितना आप स्टैटिक पढ़िए उतना ही आप साथ साथ PYQs भी लगाते जाइए, और वही एक बेसिक रहेगा। इसके अलावा मैपिंग जो है आप लोगों के पास आई थिंक जो बुक होगी, मेरे पास भी वही है, ब्राउन कलर का उसका बाहर से कवर है, वही मैंने मंगाई थी, तो मैंने उसी को पढ़ा हुआ था बस मैपिंग के लिए। हालांकि इस बार मैपिंग थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई, और उस वजह से जो मैंने गलत क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया पेपर 1 में, तो वो मेरे मार्क्स को थोड़ा सा डाउन कर गया। तो यही रहा, ऐसा कुछ स्पेशल मैंने नहीं किया, जो सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं वही सोर्सेज मैंने भी पढ़े हैं। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, लाइक वेरी मतलब बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया है, लाइक मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं, लाइक मेरा साइंस बैकग्राउंड भी है, लाइक अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, तो जैसे सब लोग कहते हैं NCERT को कंप्लीट करो, NCERT लाइक मैंने किया, थोरोली किया, उसके बाद जैसे कि क्लास ज्वाइन किया, लाइक मतलब मुझे करनी है, डिपेंड करता है अपने ऊपर कितनी कैपेसिटी है। क्लास ज्वाइन किया, क्लास कंप्लीट किया, क्लास के नोट्स हुए। मैम मुझे नोट्स पर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नोट्स कंप्लीट जैसे कि घर पे पहुंचे, जैसे नोट्स क्लास में कराए जाते तो लाइन बाई लाइन कंप्लीट कराए, नोट्स मेरे सामने, तो अगर मैं जब नोट्स अपने बनाऊँ तो उसको कैसे सही से रखूँ कि लाइक क्या क्या पढ़ के, लाइक स्पेक्ट्रम पढ़ूँ या हिस्ट्री के जैसे नोट्स हैं, तो टॉपिक को कैसे टैकल किया जाए, लाइक सही से नोट्स कैसे बनाए जाए थोड़ा सा। देखिए सही से नोट्स आप एकदम से, आप आज आपने क्लास करी, आप घर गए और आप उसके नोट्स बना के बैठ गए और आपने सोचा अब आप 3 साल बाद भी प्रीलिम्स देंगे और ये आपके काम आएंगे, सब बिल्कुल नहीं होगा। ये मैंने भी अपनी जर्नी के दौरान नोट्स बनाए थे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट रीडिंग करी, उसके बाद मैंने उसके नोट्स निकालने स्टार्ट कर दिए कि अब मैं यही पढ़ूंगी, बस उसको हाईलाइट करके चमकीले पेन जो होता है कि यही रहने वाला है। लेकिन आप मानिए 1 साल बाद आपको लगने लगेगा कि आपने गलती कर दी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग किसी चीज की करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ऑब्वियसली आपको उसको पहले, आप नोट्स पे एकदम मत जाइए, आप पहले अपना फाउंडेशन जो है उसको क्लियर कीजिए अच्छे से। जब आपको लगे कि ओके आपने PYQs कर लिए हैं, आप उसको टॉपिक आप समझ पा रहे हैं, उसके बाद मैं अभी बताया भी, मैंने सिर्फ प्रीलिम से पहले नोट्स बनाए थे। जून पिछले साल 16 को पेपर था, तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट किए थे नोट्स बनाने। जो मेरा फर्स्ट रिवीजन फेज था प्रीलिम्स के लिए, मैंने तभी नोट्स बनाए थे। पहले के नोट्स अगर मैंने बनाए थे तो मैंने कभी नहीं पढ़े। तो आप अभी से नोट्स के पीछे मत भागिए, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। नोट्स आप कैसे बनाने वो आपको स्वयं पता चल जाएगा, आप जितनी बार रिविजन करेंगे और जितनी बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो यही है नॉर्मल। और मैम सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेंस में क्या चीज़ें हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए, क्या मेजर मिस्टेक्स है जो आपको फील हुई, आपने पूरी अपनी जर्नी में फील किया कि ये चीज़ें तो अवॉइड करनी चाहिए हम लोगों को, मैम थोड़ा सा वो बता दीजिए। देखिए जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो होता है, आप बहुत सारे सोर्सेज को मत पढ़िए, ठीक है। आप कोई भी एक सोर्सेज आप पहले अच्छे से एनालाइज कीजिए कि कौन सा सोर्सेज कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा अच्छा है। अब एक बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद कोई आपका मित्र कहता है कि नहीं फलाने कोचिंग का ये ज्यादा अच्छा है, और आप उस पर स्विच कर जाते हैं, और जो पहले आपने पढ़ा वो बिल्कुल आपने उसको रिवाइज नहीं किया। तो मुझे लगता है एक ही सब्जेक्ट को पहले आप अच्छे से डिसाइड कीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, नए मटेरियल के पीछे मत भागिए, वही आपको बहुत हेल्प करेगा।
बाकी ऐसा नया देखिए कुछ नहीं है, जो सब फॉलो करते हैं, मैंने भी वही फॉलो किया है, यकीन मानिए आप भी करेंगे तो आप भी सिलेक्ट होंगे। और बिल्कुल नया कुछ नहीं होता है, सब बिल्कुल बेसिक करते हैं, बस आप कितने शिद्दत से कर रहे हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप मोटिवेटेड है कि नहीं, वही इसमें मेजर मतलब मैटर करता है। बाकी कुछ अलग कोई नहीं कर रहा है, सब नॉर्मल है। वही मैं आपको बताऊंगी, PYQ, स्टैटिक वगैरह रिवीजन कीजिए जो आप पहले से जानते हैं, तो कुछ ऐसा नया नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। मैम मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि बौद्धिक जुगाली जो करते हैं ये कितनी आवश्यक है, और दूसरा प्रश्न मेरा मैम ये है आपसे कि किसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे जोड़ें और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कैसे जोड़ें। जैसे सर का मेथड है कि किसी टॉपिक को टॉपिक से जोड़ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से जोड़ना, तो कैसे करें मैम ये? अब देखिए कैसे करें ये आप, मैं ऐसे आपको कैसे समझाऊं ये आप देखिए, जितना आप सब्जेक्ट रीड करेंगे, जितना आप PYQs देखेंगे, तो उतना आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे उसको एक, ये देखिए ये मुझे लगता है ये आप ऐसे मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ कि ये कैसे होगा। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे ना, आप उतनी बार इसको समझते जाएंगे कि ठीक है। अब देखिए बुद्धिज्म पे अगर क्वेश्चन आया तो बुद्धिज्म पे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या बौद्ध धर्म है और इसके ये बताइए। क्वेश्चन आप अगर इस बार का पेपर आप देखेंगे, मैं भी याद मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन बुद्धिज्म पे ही एक क्वेश्चन इतना इंटीग्रेटेड तरीके से पूछा हुआ था कि अगर आपने वहां पे उसको डेडिकेटेडली इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ा है तो आप उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो यही है कि आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे वो मत कीजिए कि सिर्फ आपने पढ़ लिया कि बुद्धिज्म ये था, उसका आपने फैक्ट रट लिए, तो नहीं होगा। आपको उस पर थिंक करना पड़ेगा कि क्या इसका इकोनॉमिक क्या हुआ और सोशो क्या हुआ, इससे और कैसे इम्पैक्ट पड़े। तो वही एक नॉर्मल है जो आप अपनी थ्रू आउट जर्नी आप सीखेंगे। ऐसे मैं आपको 2 मिनट में यहाँ पे नहीं सिखा सकती हूँ, सॉरी। तो यही है बस। थैंक यू मैम। जस्ट 1 मिनट तुमको इंटरवेन करेंगे। देखो तुमने सवाल बहुत अच्छा पूछा। एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लास ले रहा था तो एक मुगल इकोनॉमी में क्वेश्चन आया है ना, सभी लोग समझ रहे हो ना, सुनना गौर से। क्वेश्चन ये आया कि मुगल काल में विकसित वाणिज्य और व्यापार ने भारतीय उपमहाद्वीप में एकल बाजार को स्थापित किया? टिप्पणी कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो मुगल टाइम में हुआ है, उसने यूनिफॉर्म मार्केट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्थापित किया। इस पर टिप्पणी कीजिए। अब ये किसी बुक में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा तुमको, तुम पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो। अब तुमको सोचना पड़ेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि यूनिफॉर्म मार्केट, आज जब तुमने GST लाया है तो अभी 40% सेक्टर तुम्हारा इनफॉर्मल है और GST के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है। आज तुम यूनिफॉर्म मार्केट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, मुगल कैसे क्रिएट करेंगे? जबकि उनके पास ना ट्रांसपोर्ट लाइन है, ना कम्युनिकेशन लाइन है। ब्रिटिश तो कर नहीं पाए रेलवेज के माध्यम से, इसके माध्यम से। तो मुगल ने कोशिश की, उनकी कोशिश दिखाओ, उनके करेंसी सिस्टम के थ्रू दिखाओ, उनके द्वारा जो ट्रेड में इंपॉर्टेंट जो ट्रेड सेंटर्स का डेवलप किया गया है, प्रोडक्शन को इनकरेज किया गया है। मतलब सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया से एक व्यापारिक नेटवर्क, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अंत में तुमको स्टैंड लेना पड़ेगा और तब तुमको ब्रिटिश से कंपेयर करना पड़ेगा और वर्तमान कंपेयर करना पड़ेगा कि आज हम GST में भी एकल नहीं कर पाए तो उस समय मुगल कैसे कर पाते। तो परीक्षक तुमको टॉपर बनाएंगे। थैंक यू। समझ रहे हो कि नहीं? और ये चीज केवल बुक पढ़ने से ये चीज नहीं आती। अब तुम लोग जो बार बार पूछते हो, सोचते क्यों नहीं हो? क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो? PYQ तो इसने कहा अंकिता ने कितने, और PYQ पढ़ो ना, तुमको खुद पता चल जाएगा, है ना। बस बैठो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम तैयारी करते हैं इस दौरान, तो उस दौरान जो हमारी थिंकिंग क्रिएट होती है, जो तैयारी के दौरान जो थिंकिंग विकसित होती है, वो उसका कितना योगदान होता है इसमें, आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, वो कितनी जरूरी है? और उसे और ज़्यादा न्यूट्रल बनाने के लिए किस तरीके से और तैयारी की जानी चाहिए? देखिए आप सिविल सेवा का एग्जाम दे रहे हैं और सिविल सेवा जो है आपको देश के लिए काम करना है, तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। वो एग्जाम की डिमांड नहीं है, वो सर्विस की डिमांड है, वो सबकी डिमांड है। मैम मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्यूट्रल तो होना ही पड़ेगा, वो तो जरूरी है। मतलब और ज्यादा कैसे बना जाए न्यूट्रल, या चीजों को कैसे देखा जाए उस वे में? ये कैसे क्वेश्चन है? तो ऐसा है कि तुम ऐसा सवाल कर रहे हो कि अच्छा ये बताइए कि बिना पेट्रोलियम की गाड़ी कैसे चलाई जाए?
मतलब बिना थिंकिंग के तो कुछ लिख ही नहीं सकते, कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। और जब तुम सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, उसमें सब्जेक्टिविटी है। ये क्या बताएंगे आपको? आप समझ रहे हो ना, आप सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, ये साइंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। यहाँ एक कॉज का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है और डिफरेंट कॉजेज की मतलब और एक इम्पैक्ट के डिफरेंट कॉजेज होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ जा सकता है, चाहे तुम्हारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो कहते हो किस तरह से न्यूट्रल रहा जाए, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते कंप्लीट। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते मैम, चैनल पर्सन मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जीएस फोर्थ पेपर के बारे में अपने कंटेंट कहाँ से तैयार किया था? जैसे जैसे हम पढ़ते हैं कि करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, जो हम एग्जाम्पल सेट करते हैं फोर्थ पेपर में, तो वो आपने किस तरीके से एग्जाम्पल वो सेट किया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था। देखिए, आप कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर से, मतलब आपने फाउंडेशन लिया हुआ है? नहीं मैम, नहीं फाउंडेशन तो नहीं है, स्टूडेंट मतलब अच्छा, 5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सी सेट में मैं इस बार भी फेल कर गया था। अच्छा, और मेरे जीएस में 51 क्वेश्चंस ठीक थे। अच्छा, ओके। देखिए, GS4 जो है ना, वहाँ पे आप अगर आप सिर्फ ये पढ़ लें कि करुणा क्या है या फिर सहानुभूति क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि यूपीएससी अब नहीं पूछ रहा है ये। नहीं मतलब जैसे आपने रेगुलर लाइफ में वो पूछना चाह रहा हूँ कि अपने एग्जाम्पल किस तरीके से सेट किए थे, मतलब होता है ना कि उसके क्वेश्चंस लिखने उसके पीछे एग्जाम्पल डालते हैं रेगुलर लाइफ में, तो कोई एक एग्जाम्पल जिस तरीके से मतलब ओके, डाउट होता है अपने नोट्स में मेरे को। अगर आप एग्जाम्पल ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको करोड़ों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हमारे जो महाभारत है, रामायण है, वहीं से आप कई एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी अलग से कि मैं कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे मैं हेडिंग डालती थी कि सत्यनिष्ठा है, तो मैं कुछ अच्छा सा कोट मैंने तैयार किया हुआ था कि गांधी जी ने इस पे क्या कहा है, या फिर किसी और अच्छे थिंकर ने इस पे क्या कहा है, कोई बुक इस पे रिलेटेड है। और उससे रिलेटेड चैट जीपीटी की हेल्प मैंने बहुत ली। चैट जीपीटी मुझे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देता था कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चाहे या फिर इंडियन कल्चर से चाहे, तो वो आपको एक अच्छे एग्जाम्पल देता है। तो मैं उसकी लिस्ट बना लेती थी कि अगर सत्यनिष्ठा मुझे कहीं दिखेगा तो ये मैं जो लाइन है, कोटेशन, उसको डालूंगी एंडिंग में बेसिकली। मैंने काफी टाइम सर्च किया, मैं कंटेंट भी काफी देखा, लेकिन भाई रिपीटेड एग्जांपल थे, हर मैक्सिमम नोट्स में मैं रिपीटेड एग्जांपल देखे। तो मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि आपने जब मेंस लिखा था तो किस तरीके के एग्जांपल्स को सेट किया, भाई रिपीटेड एग्जांपल डाले या फिर कुछ अपना स्पेसिफिक डेवलप करके? अच्छा, ओके। देखिए, स्पेसिफिक डेवलप, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो मैंने न्यूज़पेपर के टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी, शुरू में मैं रीड करती थी, या फिर टेलीग्राम पे आ जाता था, अगर कोई अच्छा कुछ है तो वो शेयर कर देते थे चैनल वाले कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ से एग्जांपल निकाल देती थी। एक हरियाणा के, मैं भी नाम भूल रही हूँ, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, आई थिंक IPS थे वो, तो मैंने उनका एग्जाम्पल निकाला हुआ था कि नहीं अशोक खेमका सर नहीं, एक और दूसरे कुछ रिसेंट उन्होंने कुछ किया था पावर सेक्टर से रिलेटेड, तो मैंने वो सब लिखा हुआ था कि ये है, और न्यूज़पेपर से मैं निकालती थी। बट बेसिकली मैंने कोचिंग के नोट जैसे रहते हैं ना, तो उन्होंने काफ़ी कोचिंग्स में दिए हुए थे कि आप एग्जाम्पल्स यहाँ से ले लीजिए। जो हमारे पद्मश्री जिनको मिला रहता है, पद्मश्री पद्म भूषण मिला रहता है, उनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे अच्छे निकाल सकते हैं कि ओके इन्होंने ये काम किया है तो हम इनको इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आप कर लीजिए, सेपरेट बनाइए हेडिंग की, सत्यनिष्ठा में कौन कौन आ सकते हैं, ऑनेस्टी में कौन कौन। देखिए, रिपीटेटिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप सब सेम है तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे आप 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, 20 में से कुछ केस स्टडीज आनी है, तो आपके पास अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कितने होते हैं, मैं बिल्कुल मेरा मेंस के बाद ना, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वही डालते रहेंगे। मैंने जो मोस्टली डाले थे, मैंने महाभारत, रामायण और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाले हुए थे, क्योंकि पेपर ऐसे ही पूछा हुआ था। और कुछ कोटेशंस, जैसे वॉर पे क्वेश्चन था तो मैंने उसकी एंडिंग करी थी कि नाथी शांति परम सुखम, इस तरीके से कि कुछ भी हो लास्ट में यही था कि शांति से ज़्यादा कुछ भी सुख नहीं है। तो कोटेशंस और जो एग्जाम्पल्स है वही एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स पूरा यूपीएससी पूछ रहा है, कभी नहीं पूछेगा कि सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं, उसका अप्लाइड ही पूछेगा। ओके, ऑप्शनल क्या है तुम्हारा? ऑप्शनल क्या है? लेकिन मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने सर मास्टर फिजिक्स में किया है और लगभग मैंने CSIR नेट की लगभग 1.5 साल प्रिपरेशन करी थी। तो ज्योग्राफी में मुझे लगा कि मेरे दोस्त भी हैं, ममता दी रैंक तो उनका 5th रैंक था। उसके लिए नहीं, एग्जाम्पल लेने के लिए ऑप्शनली बहुत काम आ जाता है। जैसे अगर मान लो तुम कोई हिस्ट्री हो, हिंदी साहित्य हो,
पॉलिटी भी हो सर मैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था, लेकिन मैंने में कोई थोड़ा ट्राई सा किया कि मैं इस तरह- चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैं इजीली फिजिक्स में मैंने 4 से 4.5 क्वेश्चंस मैंने रिपीटेड करके देखे, तो मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा था यूपीएससी में, क्योंकि सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और बीएससी एमएससी मैंने पूरा इंग्लिश मीडियम किया है, मास्टर्स मैंने फिजिक्स में किया है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पे काफी मेहनत किया। देखो वैसे भी देखो ना, अनुभाविक क्षेत्र का विस्तार करो, देखो आसपास क्या हो रहा है। एग्जाम्पल तो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, है ना। सर तो यानी कि व्यक्ति हम अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से अवगत होते हैं, रोटी कमरा और मकान के अलावा कुछ सोचना पड़ेगा, यही है। सोचो, बस एग्जाम्पल निकल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद चरण स्पर्श सर। हाँ ठीक। हाँ शायद थोड़ा 1-2 होने देते हैं। नमस्कार मैम, और आपकी इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और सर को धन्यवाद कि आपसे हम साक्षात्कार कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो इस प्रीलिम्स को लेकर के है कि समस्या प्रीलिम्स में ये आ रही है कि 50-50 यदि कोई क्वेश्चन पे हम पहुंच रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो हम उसमें से सही को ना चुन करके, कई बार ऐसा होता है कि गलत वाला ज़्यादा हो गए। और मेरा जो पिछला प्रीलिम्स था उसमें मैंने यही देखा कि 50-50 में नेगेटिव ज़्यादा चला गया, क्योंकि मैंने गलत प्रश्न उत्तर दे दिया। तो इस समस्या से मैं किस प्रकार समाधान, इसका मतलब आपके अनुसार क्या होगा वो बताइए। धन्यवाद मैम। देखिए, मैं इसका उत्तर आपको अपनी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी शेयर करके बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रीलिम्स को अटेम्प्ट किया था। और जब आपके हाथ में आपका पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको पेपर्स को राउंड में करना है। आप ऐसे नहीं कीजिए कि आपने पहला पढ़ा और आपने डायरेक्ट OMR में भर दिया। आप सबसे पहले एक नॉर्मल पेंसिल या जो भी आपके पास है, आप टिक करते चलिए कि कौन से क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं कि ये आपको बिल्कुल आता है, और एक राउंड आप उनका लगाते चलिए जिसमें आप 100% श्योर है उसमें टिक कर दीजिए, और जिसमें आप 50-50 वाले हैं उसमें आप बॉक्स बना दीजिए या कोई भी अलग चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो आप लास्ट में काउंट कीजिए कि अगर आपके जिनमें आप 100% श्योर है वो 40 तक जा रहे हैं, इट मीन्स आप 40 मार्क्स के ला रहे हैं, और ऑब्वियसली उसमें से 5-6 गलत होने ही है। जिसमें आप श्योर है कि ये तो सही है, उसमें भी कुछ ऐसा होगा आप एग्जाम प्रेशर में जो आप गलत काउंट कर रहे होंगे। तो उसके बाद देखिए कि आपको अब कितने तुक्के लगाने, या फिर जितने आपको आप जिसमें आप श्योर नहीं है आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 50 सही कर रहे हैं और उसके बाद आप जबरदस्ती सोच के कि नहीं मैं अच्छे मेरे मार्क्स आ जाए, तो आप अगर 40 तुक्के लगा के आ जाए तो वो बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। मैंने जब इस बार प्रीलिम्स दिया तो मेरे को 42 मार्क्स ऐसे, मतलब 42 क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। 90 to 100% मेरे को लग रहा है। उसमें से भी मैं मान के चल रही थी कि 5 या 6 बिल्कुल गलत होने, जो हुए भी थे। तो उसके बाद मेरे पे था कि ठीक है 42 ये हो गए, और मेरिट जानी है मैक्सिमम 100 मैं मान के चल रही थी कि शायद 100 या 110 तक जानी है। तो आप उसको काउंट कीजिए कि आप कितने तुक्के आपको लगाने हैं। अननेसेसरी तुक्के वहाँ पे मत लगाइए, क्योंकि मेरे साथ जो अगल बगल प्रीलिम्स में बैठे हुए थे उनका कह रहा था उन्होंने 99 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 100 किए थे और किसी ने 95+ मोस्टली किए हुए थे, क्योंकि ऐसा परसेप्शन इस बार बनाया गया कि पेपर बहुत ईजी आया हुआ है। तो जो मेरिट जाएगी वो 200 जाएगी, कोई तो ऐसे भी बोल रहा था। तो मैंने जो थे वो सिर्फ 83 अटेम्प्ट किए हुए थे, क्योंकि मुझे अननेसेसरी नहीं लगा कि मैं ज़बरदस्ती तुक्के लगाऊं। जो जब मैंने काउंट किया कि ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तुक्के नहीं अटेम्प्ट किए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप सिर्फ 20 पे हो कि 20 से ज़्यादा आपको, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको 50-50 पे जाना पड़ेगा। बट आप जितना अवॉइड कर सके 50-50 फिर भी अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन जहाँ पे 100% आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या पूछा, उसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए, वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो धन्यवाद मैम। बहुत सारी शुभकामनाएं मैम आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ वुमन, आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए इस पूरी जर्नी में, और ताकि आने जो गर्ल्स हैं वो आपसे कुछ सीख सकें और अपने चैलेंजेस को भी उनसे सामना कर सकें, ऐसा कुछ। देखिए, बीइंग अ विमेन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर स्पेशली, उन्होंने चाहे अभी आप लोग भी उस फेज में होंगे, स्पेशली गर्ल्स रिलेट कर सकती है कि काफ़ी सारे रिश्ते आने लगते हैं जब आप एक एज के बाद हो जाते हो कि इसकी शादी करा दो, ऑफिसर है, इस तरीके से आता है। तो मेरे पापा का हमेशा से ये रहा कि जब तक अपने पाँव पे बच्चे खड़े नहीं होंगे तब तक इनकी शादी नहीं करवानी है। सबसे फर्स्ट वो सुनते ही मना कर देते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रिश्ता IAS का आया हुआ है या फिर किसी और का आया हुआ है। उन्होंने जैसे ही रिश्ते का नाम सुनते बिल्कुल रिजेक्ट कि नहीं,
पहले पढ़ रही हैं उस टाइम जब तक सिलेक्ट नहीं होती, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी सी ब्राइट स्टूडेंट रही, 12th में भी मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो मेरे घर वालों को उम्मीद थी कि मैं कुछ अच्छा लाइफ में अचीव करूंगी, तो हमेशा मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। देखिए विमेन के सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है वो अपनी फैमिली, मुझे लगता है अगर आपकी सपोर्ट आपको नहीं करेगी तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आपके फैमिली का सपोर्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसमें मैं लकी रही कि मेरे फादर ने मुझे बहुत लास्ट तक सपोर्ट किया। कि इंटरव्यू के बाद भी जब पापा बोलते थे कि नहीं तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तो मुझे हमेशा से लगता है ऐसे मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो कि हो ही जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। तो मेरे पापा बोलते थे कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे हो, कल पहुँचोगे, मतलब अगले अटेम्प्ट में पहुँचोगे, तीसरे अटेम्प्ट में पहुँचोगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस का काम मेरे अंदर करता था कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये नहीं हुआ तो चलो तुम्हारी शादी करा दे, इस तरीके का नहीं था। तो मैं अपने फादर को इसके लिए बहुत क्रेडिट दूंगी कि उनकी वजह से जो है ये मतलब पॉसिबल हो पाया। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें इसकी, क्योंकि प्रीलिम्स आ गया है तो अभी तो ऊपर से। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और हम पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ बताइए कि टेंशन कम लें और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए अब ऑब्वियसली अब बिल्कुल प्रीलिम्स नज़दीक है, तो स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जितना हो सकता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करने का कहीं ना कहीं काम कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इतने लोग दे रहे हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। सोशल मीडिया स्पेशली अभी आप, क्योंकि पेपर सेट अब मेरे हिसाब से मई में पेपर सेट स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, तो आप ये नहीं सोचे कि कुछ ऐसा करंट पूछ लेंगे जो आपने नहीं प्रिपेयर किया होगा। सोशल मीडिया अगर आप लोग चलाते हैं, फेसबुक वगैरह, थोड़ा सा वहाँ से अपने आप को कम कर दीजिए और सिर्फ फोकस कीजिए पढ़ाई पे। थोड़ा सा इधर उधर जो सोशल सर्कल है अभी उसको थोड़ा कम करना, क्योंकि हो सकता है हम डीमोटिवेट होने में जितना हमारा रोल होता है उतना लोगों का भी हो जाता है कि हमें लोग डीमोटिवेट कर देते हैं। तो यही है कि लोगों से थोड़ा कम मिलिए और मोटिवेटेड ये रहिए कि हर कोई सेम फील कर रहा है। देखिए कोई ये फील नहीं कर रहा है कि उसका सिलेक्शन कंफर्म है, सब यही फील कर रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरा रिजल्ट जिस दिन आया था मैं गॉड से प्रे करी थी कि प्लीज लास्ट नाम मेरा लिस्ट में हो, बस मैं लिस्ट में इन हूँ और आउट उससे ना हो। और 137 मेरी रैंक थी, मुझे भी नहीं पता था, AIR 1 को भी नहीं पता होगा, सब इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। तो आप अकेले नहीं हैं, आपकी जर्नी में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सब उसी स्ट्रेस से झूल रहे हैं। वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि सबके लिए सेम है, तो ऑब्वियसली मेरे को वो डाउन ना करें, ये एक मेजर है। थैंक यू। देखिए एक हर्डल आप लोगों को प्रीलिम्स में और भी आएगा। जैसे जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आएगा और जब आप सेंटर पर जाओगे तो सेंटर पर देखोगे कोई अपना कुछ नोट्स खोले हुए आंख गराए पढ़ रहा होता है। हम लोग जब सेंटर पर पहुंचते थे, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की याद करता हूं, तो ऑटो उस दिन लेते थे, थोड़ा सा 2-3 स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते थे, तब फाइनेंशियल पोजीशन वैसा नहीं होता था। तो जाते थे वहाँ, ऑटो से जब उतरे तो देखे कि कोई पढ़ रहा है, कोई वहाँ सामने जो जिस स्कूल में सेंटर पढ़ा है उसके सामने एक कोई बागीचा है, उस बागीचा में बैठ के 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-4 गड्ढे में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब इतना कॉन्फिडेंस से करने लगता था कि भाई जब इन लोगों को होगा पता नहीं, और हम लोग तो एक दिन पहले हम छोड़ देते थे पढ़ना क्योंकि सब दिमाग में जाके ब्लर्ड हो जाएगा पिक्चर। तो बाद में क्या होता था कि उन लोगों का होता नहीं था, वो क्या होता है, एक फियर होता है उन लोगों को, उस लोग पढ़ते नहीं है, बस उसी समय आते हैं। तो ये सब हर्डल तुमको पार करना होगा। अब वैसे भी तुमको तो मैंने प्रीलिम्स की गारंटी दी हुई है। इसका पिछली बार टेस्ट लिया तो 200 में 192 मार्क्स आया जनरल स्टडीज में। अब हमको डाउट हो गया, हमने रिजल्ट एक दिन विथ होल्ड कर दिया। हमको लगा कि भाई पता नहीं कुछ बंगलिंग हो गई, मैं कैसे दुनिया कौन बिलीव करेगा 192 मार्क्स। तो इसको मैंने चारों तरफ से इन्वेस्टिगेट किया कि भाई कहाँ से, कहीं क्वेश्चन पेपर तो नहीं हाथ लग गया था, क्या हुआ था। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, बहुत जेन्युइन केस है। और इसको 2-4 बार तहकीकात बीच में कर दिया गया जीएस का पेपर, क्योंकि रिजल्ट जीएस का पहले आ गया था, बस इसी सेट में नर्वस हो गए। अब हमें ये पता नहीं था कि इसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमने तो इसको पूरी तरह से एश्योर किया हुआ है कि तुम्हारा प्रीलिम्स में होगा ही होगा। ऑल्दो इट शी वाज नॉट माय स्टूडेंट, लेकिन इसको हमने फिर अपने संरक्षण में ले लिया कि नहीं, ऐसे ब्राइट स्टूडेंट को तो मुझे जरूर हेल्प करना चाहिए। तो ये तरह की बात है। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप
अंकिता के एक्सपीरियंस से आप लोग लीजिए और वैलिड क्वेश्चन करिए। थोड़ी सी हर आदमी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उस इंडिविजुअलिटी को आप चाहेंगे कि बिल्कुल से हम ऐसा करें तो नहीं। अब जैसे इसने कहते कहते उसने मैं बोला होगा तो उसको थोड़ा सा ये लगा होगा, क्या बोले कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं। अब वो जो उसने क्वेश्चन पूछा था वहां, वो एमपी पूरे एमपी का टॉपर है। तो क्या होता है कि बैकग्राउंड तो थोड़ा हेल्प कर देता है ना, तो उसका फर्क पड़ जाता है। अब आप चाहोगे इसके मेथड पर अगर ये 2 बार में समझती है तो आपको समझ में 5 बार एफर्ट लगाना होगा। तो आप अपना एफर्ट लगाओ ना, इनसे तरीका सीखो, फंडामेंटल केवल तरीका है जानो, माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। बस यही कहता हूं। इसलिए जो भी वैलिड क्वेश्चन है उसको करके अब इस बहस को आगे विराम भी देना है। तो जरा मैं आप लोगों को एहसास दिलाऊंगा कि जिनको भी सवाल, तुमने तो सवाल पूछ लिया था, फिर दोबारा क्यों? दे दो। हेलो मैम, रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? लाइक आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो रिवीजन के लिए आप क्या, लाइक सब लोग कहते हैं 1 हफ्ते बाद, फिर जब हफ्ता हो गया तो कंप्लीट कर लिया रिवीजन के लिए, तो वो थोड़ा बस प्लीज बता दीजिए। प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने 25 दिसंबर से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट राउंड में मैंने टाइम टेबल के हिसाब से मुझे 5 बार उसे रिवाइज करना था। तो फर्स्ट टाइम में मैंने पॉलिटी को लगभग 10-12 दिन दिए थे, और फिर जब सेकंड राउंड में स्टार्ट किया तो टाइम में कम करते चली गई कि अब जब मैंने पहली बार में 12 दिए तो दूसरी बार में मैं 8 दूंगी, तीसरी बार में 5, और जो फाइनल रिवीजन है वो मैं कोशिश करूंगी कि 1 दिन में मैं पूरा पॉलिटी रिवाइज कर लूँ। तो यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ओके। बुक लिस्ट, देखिए ऐसा कुछ खास बुक लिस्ट नहीं है, सब कोचिंग का मतलब सेम है। आप कितना उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत जो सब पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ा। बस मेंस के टाइम पे, क्योंकि मेंस में थोड़ा आपको करंट ओरिएंटेड हो जाता है, तो आप मेंस के लिए करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और मेंस के टाइम पे मैंने अपने सेपरेट नोट्स बनाए हुए थे टॉपिक वाइज, जिसमें वही करंट अफेयर्स का मेजर रोल था। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। इंग्लिश मीडियम में जीसी लियोंग एक फेमस है, बट मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th और 12th की। 6th से स्टार्ट मत करना प्लीज, मतलब अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हो, लेकिन आप प्रीलिम्स के टाइम पे भी 6 से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा अब ये भी हो सकता है, देखो आपको क्या पता पसंद आ रहा हो, बट मैंने सिर्फ 11th-12th किया हुआ था, तो मैंने ज्योग्राफी के लिए वही किया है। इसके अलावा और कौन सा, हिस्ट्री देखो, हाँ हिस्ट्री ऑप्शनल था तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्री के टाइम पे सिर्फ तमिलनाडु बोर्ड की 11th की एनसीईआरटी, हालांकि वो इंग्लिश में है बट मुझे ठीक लग रहा था, कंफर्टेबल, तो मैंने उसको पढ़ा। स्पेक्ट्रम के भी मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले हुए थे, क्योंकि पूरी स्पेक्ट्रम मेरा मन नहीं कर रहा था उसको पढ़ने का, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह निकाले हुए थे। बाकी यही था। साइंस टेक के लिए देखिए, साइंस टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वही अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो कोई नहीं कर सकता, और इजी बनाएगा तो सब कर सकते हैं। एक उनका जो आंसर रहता है ना, वो ऐसे रहता है ऑल करके, जो टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन पूछते हैं 100% नहीं है कि वही रहता है। लेकिन मैंने एक ओनली आईएएस का आई थिंक मैंने मटेरियल पढ़ा हुआ था, तो कोई भी मटेरियल पढ़िए। पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी और कोचिंग का पढ़ा था, 100 पेज का मटेरियल रहता है, जो आप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, और जो थोड़ा बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो कोई भी कोचिंग का पढ़ लीजिए, इनफ है आप लोगों के लिए। एनवायरनमेंट के लिए देखो, एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मेंस में ऐसे आते हैं कि आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब प्री में ऐसा आते हैं कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए तो वो ऐसा आएगा कि आप नहीं कर पा रहे। तो फिर से वही मैंने स्टडी IQ की बुक पढ़ी थी, आप किसी का भी पढ़िए, सब में बेसिक चीजें सेम होती हैं। अब मेरे पे वो एक्सेसिबल इजीली था, आपके पास आपके कोचिंग का होगा तो वो पढ़िए, क्योंकि देखिए बेसिक सब में सेम होता है, आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। ओके चले तो हाँ, अब हम लोग इस डिस्कशन को यहीं विराम दें। आप लोग भी थक गए होंगे, और जिनका जनरल स्टडीज का क्लास है वो अपने कक्षा में जाएं, है ना? ठीक है।